चैप्टर 21 वाईफी ओपन योर आइज। कि गाइस कैसे हैं आप सब, उम्मीद है अच्छे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं कहानी का आज का एपिसोड। मल्होत्रा कॉरपोरेशन। जज्बात इस वक्त एक फाइल खोलकर उसे स्टडी कर रहा था, पर उसे अजीब से घबराहट हो रही थी। उसने फाइल को साइड में रखा, न जाने क्यों उसे एहसास के पास जाने का दिल कर रहा था। जज्बात ने अपना मोबाइल निकाला और अपनी गैलरी ओपन की, पर तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि उसके मोबाइल में एहसास की कोई फोटो ही नहीं है। ये सोचकर उसने गुस्से से अपनी आंखें बंद करके खुद से कहा, जज्बात न जाने तूने कितनी सारी स्टूपिडिटीज की है, अब उन सभी स्टूपिडिटी को सुधारना तेरी ही जिम्मेदारी है। कहते हुए जज्बात अपनी जगह से खड़ा हो गया, क्योंकि उसका ऑफिस में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा था। वह जल्दी से जल्दी एहसास के पास जाना चाहता था। जज्बात ने अपना ब्लेजर उठाया और तेजी से केबिन से निकलकर नीचे पार्किंग एरिया में आ गया। जज्बात को देखकर उसके ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी उसके सामने लाकर खड़ी कर दी। जज्बात अपनी गाड़ी में बैठ गया। जज्बात के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और उनकी गाड़ी मल्होत्रा मेंशन की तरफ निकल पड़ी। उसके बॉडीगार्ड भी अपनी गाड़ियों में बैठकर उसके पीछे उसकी प्रोटेक्ट करने के लिए निकल पड़े। दूसरी तरफ मल्होत्रा मेंशन में आरजू सीढ़ियों से ऊपर आ गई। उसने पहले जज्बात और एहसास के रूम में देखा, पर उसे एहसास कहीं नजर नहीं आई। तभी उसे याद आया कि एहसास कभी भी जज्बात के रूम में नहीं सोई थी। यह याद आते ही वह जल्दी से बालकनी में आ गई। उसे बालकनी में वह गद्दे नजर आए। सभी को पता था कि एहसास के साथ जज्बात किस तरह से बिहेव करता था, इसलिए आरजू भी जानती थी कि एहसास कभी भी इस रूम में नहीं सोई। आरजू को घबराहट हो रही थी। उसने पूरे रूम में ढूंढ लिया था, पर वहां पर एहसास का नामो निशान नहीं था। आरजू रूम में एहसास को ढूंढने के बाद बाहर आ गई। कॉरिडोर से होते हुए वह सोच रही थी कि एहसास जा कहाँ सकती है। उसने जल्दी से अपना मोबाइल निकाला और एहसास का नंबर डायल किया, पर एहसास कॉल भी नहीं उठा रही थी। आरजू को अब घबराहट हो रही थी। आरजू बिना देखे सामने की तरफ चल रही थी। तभी अरमान, जो कि अभी अभी ऊपर आया था, उसने आरजू को ऐसे चलते हुए देखकर गुस्से से कहा, भगवान ने आंखें दी है तो उसका इस्तेमाल किया कर आरजू। अरमान की आवाज सुनकर आरजू ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अरमान की तरफ देखा और परेशानी भरी आवाज में पूछा, अरमान क्या तुमने एहसास को देखा? वह मुझे नजर ही नहीं आ रही है। उसने कहा था कि वह अपना मोबाइल लेने के लिए ऊपर आ रही है, पर मैं उसे पिछले 10 मिनट से ढूंढ रही हूँ, उसका कुछ पता नहीं चल रहा है, मुझे घबराहट हो रही है। अरमान जो कि मुस्कुरा रहा था, आरजू की बात सुनकर उसके चेहरे पर भी सीरियस एक्सप्रेशन आ गए। उसने हैरानी से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है आरजू? भाभी अगर ऊपर आई थी तो वह अपने रूम में होगी, या फिर कहते हुए वह कुछ सोचने लगा, पर उसे ऐसी कोई भी जगह याद नहीं आ रही थी जहां पर एहसास हो सकती थी। वही अरमान को सोचते हुए देखकर आरजू ने गुस्से से कहा, अरमान सोचने का वक्त नहीं है, प्लीज कुछ करो। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी दक्ष, जो कि अपने रूम से निकल रहा था, उसने उन दोनों की बात सुनकर हैरानी से पूछा, क्या हुआ एहसास भाभी को? तुम क्या बात कर रही हो? दक्ष की बात सुनकर आरजू ने गुस्से से कहा, मेरा दिमाग खराब मत करो, मुझे बस इतना बताओ, क्या किसी ने एहसास को देखा है? क्योंकि वह मुझे मिल नहीं रही है और मुझे घबराहट हो रही है। आरजू को इतना परेशान देखकर दक्ष और अरमान ने एक दूसरे की तरफ देखा और एक साथ आरजू की तरफ देखकर कहा, आरजू तुम टेंशन मत लो, हम सब मिलकर पूरे घर में देखते हैं, एहसास कहीं ना कहीं गई होगी और वह घर से गायब कैसे हो सकती है? तुमने ही कहा ना कि वह ऊपर आई थी। अरमान और दक्ष की बात सुनकर आरजू ने अपना सर हिलाया। तीनों पूरे घर में एहसास को ढूंढने लगे। वही एहसास अंधेरे कमरे में गहरी गहरी सांस ले रही थी। उसकी आंखें बंद हो रही थी, उसका पूरा चेहरा पसीने से भीगा हुआ था। उसने अपनी आंखों को खोलने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, जज्बात। कहते हुए उसकी आंखें बंद हो गई और वह जमीन पर गिर गई। दूसरी तरफ जज्बात, जिसकी गाड़ी मल्होत्रा मेंशन के रास्ते में ही थी, उसे घबराहट होने लगी। घबराहट की वजह से उसने अपनी शर्ट के बटन खोल और खिड़की से बाहर देखने लगा ताकि ठंडी हवाओं को महसूस करके उसे कुछ राहत मिले, पर ऐसा नहीं हुआ। जज्बात अभी भी काफी ज्यादा बेचैन था। उसने अपनी आंखें बंद की। आंखें बंद करते ही उसके सामने एहसास का प्यारा सा चेहरा नजर आने लगा। एहसास के चेहरे को याद करके जज्बात के होठों पर अपने आप मुस्कुराहट आ गई। एहसास को याद करने भर से ही उसकी घबराहट थोड़ी कम हो गई थी, पर फिर भी वह जल्दी से जल्दी एहसास के पास पहुंचाना चाहता था। मल्होत्रा मेंशन में दक्ष, आरजू और अरमान तीनों अब बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वह तीनों पिछले 15 मिनट से आरजू को घर के सभी सर्वेंट के साथ मिलकर पूरे घर में ढूंढ चुके थे, पर उन्हें एहसास कहीं भी नजर नहीं आई। आरजू की आंखों में अब हल्के आंसू आने लगे थे। उसने अरमान की तरफ देखकर घबराते हुए कहा, एहसास कहाँ चली गई होगी हमारे घर से? वह ऐसे गायब कैसे हो सकती है? हमारे घर पर तो इतनी टाइट सिक्योरिटी है, कहीं किसी ने उसका किडनैप तो? कहते हुए आरजू चुप हो गई, क्योंकि वह इस बारे में सोच भी नहीं सकती थी। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मल्होत्रा मेंशन की तरफ नजर उठाकर देख सके, तो यहाँ से किसी का किडनैप होना तो नामुमकिन ही था। वह तीनों परेशानी में लिविंग रूम में बैठे हुए थे। तभी उन तीनों के कानों में मैं एक साथ प्रतिभा जी की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ? तुम तीनों इस तरह से यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? प्रतिभा जी की आवाज सुनकर तीनों ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा।
किसी को भी प्रतिभा जी बिल्कुल पसंद नहीं थी, सिवाय जज्बात के। उसे ही लगता था कि प्रतिभा जी ने उसे माँ का प्यार दिया है, इसलिए वह दिल से उन्हें माँ मानता था। पर बाकी सब अच्छे से जानते थे कि प्रतिभा जी और चैतन्य के असली इरादे क्या थे, इसलिए कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता था। प्रतिभा जी की बात सुनकर आरजू ने गुस्से से उनकी तरफ देखते हुए कहा, हम चाहे किसी भी बात से परेशान क्यों ना हो, इस बात से आपको कोई मतलब नहीं है, इसलिए यहाँ से चली जाए, क्योंकि मुझे आपकी यह सड़ी हुई शक्ल देखने में कोई दिलचस्पी नहीं है। आरजू की बात सुनकर प्रतिभा जी ने गुस्से से कहा, आरजू तमीज से बात करो, तुमसे बड़ी हूं मैं और तुम्हारी बड़ी मां हूं। प्रतिभा जी की बात सुनकर आरजू ने चिल्लाते हुए कहा, बकवास बंद कीजिए, ना तो आप कभी मेरी बड़ी मां बन सकती है, ना ही कभी मैं आपको अपनी बड़ी मां मानूंगी। मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, अगर आप यहां से चुपचाप नहीं गई तो मैं सच कहती हूं, मैं आपका सर फोड़ दूंगी, उसके बाद चाहे जज्बात भाई मेरे साथ कुछ भी क्यों ना करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता, इसलिए अगर अपनी सलामती चाहती है तो निकल जाए यहां से। आरजू की बात सुनकर प्रतिभा जी गुस्से से वहां से चली गई। वहीं उनके जाते ही अरमान ने कहा, आरजू तुम जानती हो ना, अरमान भाई उन्हें अपनी माँ की जगह देखते हैं, अगर उन्हें पता चल गया कि तुमने इनके साथ इस तरह से बिहेव किया है तो अरमान भाई तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। और वैसे भी जितना मैं इन्हें और उनके चालक बेटे को जानता हूँ, दोनों किसी साथी लोमड़ी से कम नहीं है। अरमान भाई के आते ही ये तोते की तरह सारी बातें बता देंगे, इनफैक्ट कुछ एक्स्ट्रा ही बता देंगे कि तुमने ये कहा, तुमने वह कहा, तुम क्यों अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट करना चाहती हो। अरमान की बात सुनकर आरजू ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, अरमान मैं ऑलरेडी बहुत परेशान हूं, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि जज्बात भाई क्या करेंगे और क्या नहीं, इसलिए मेरी परेशानी को बढ़ाना बंद करो और अपना ये प्रतिभा पुराण किसी और के पास जाकर सुनाओ, मुझे ये सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आरजू की बात सुनकर अरमान ने उसकी तरफ देखा और वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी उन तीनों के कानों में एक साथ जज्बात की आवाज सुनाई दी, क्या हुआ, तुम दोनों इतने परेशान क्यों हो और एहसास कहाँ है। इस आवाज को सुनते ही एक साथ दक्ष, अरमान और आरजू ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने जज्बात खड़ा था। जज्बात को देखते ही आरजू घबराते हुए उसके पास दौड़ते हुए आ गई। आरजू को घबराया हुआ देखकर जज्बात ने कहा, क्या हुआ। आरजू जज्बात को कंधे से पकड़कर हिलाते हुए कहा, भाई बहुत टाइम से एहसास मिल ही नहीं रही, हमने पूरा घर देख लिया, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, क्या आपको कुछ पता है। कहते हुए आरजू की आवाज भारी हो गई। वही आरजू की बात सुनकर जज्बात की आंखें सर्द हो गई। उसने गुस्से से कहा, वह घर से गायब कैसे हो सकती है। जज्बात को अब समझ आ रहा था कि उसे इतनी ज्यादा बेचैनी क्यों हो रही थी। जज्बात ने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, कहाँ हो तुम वाइफी। वही जज्बात की बंद आंखों को देखकर आरजू ने घबराते हुए कहा, भाई मैंने कहा कि एहसास मिल नहीं रही है। आरजू की बात सुनकर जज्बात ने अपनी आंखें खोली और चिल्लाते हुए कहा, ढूंढो उसे, वह इसी घर में होगी, क्योंकि मल्होत्रा मेंशन के बाहर इतनी टाइट सिक्योरिटी है कि कोई उसका किडनैप नहीं कर सकता, अगर उसके साथ कुछ हुआ है तो वह इसी घर में होगी, सब लोग जल्दी से ढूंढो। कहते हुए जज्बात ने अपना ब्लेजर निकाल कर फेंक दिया और अपनी शर्ट को फोल्ड करके तेजी से वीडियो की तरफ ऊपर भाग। बाकी सब भी एहसास को पूरे घर में ढूंढने लगे। जज्बात जैसा ही ऊपर आया, उसे सीढ़ियों से ऊपर प्रतिभा की नजर आई। उन्हें देखकर जज्बात ने गुस्से से मन ही मन कहा, अगर मेरी एहसास को कुछ भी हुआ और इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ हुआ प्रतिभा, तो तुम्हारी और तुम्हारे बेटे दोनों की कुत्ते से गई गुजरी हालत कर दूंगा। सोचते हुए जज्बात तेजी से वहां से जाने लगा। तभी प्रतिभा जी ने आंसू भरी आंखों से कहा, जज्बात। प्रतिभा जी की आवाज सुनकर जज्बात ने गुस्से से पलटकर उनकी तरफ देखा, पर प्रतिभा जी ने उसके चेहरे के एक्सप्रेशन की तरफ ध्यान नहीं दिखा और रोते हुए कहा, जज्बात तुम्हें पता है आरजू ने मेरी कितनी इंसल्ट की, मैंने बस उससे पूछा था कि क्या प्रॉब्लम है, तो उसने कहा कि मैं उसकी बड़ी माँ कहलन के लायक नहीं हूँ और न जाने क्या क्या, उसने तो मुझे घटिया औरत भी कहा। रहते हुए प्रतिभा जी मगरमच्छ के आंसू बहने लगी। वहीं उनकी बात सुनकर जज्बात ने इरिटेट होते हुए कहा, मुझे आपकी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपको जो भी कहना है बाद में कह लीजिएगा, पहले मुझे अपनी बीवी को ढूंढना है। कहते हुए जज्बात तेजी से अपने रूम की तरफ चला गया। वही जज्बात की बात सुनकर प्रतिभा की पूरी तरह से हैरान हो गई। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बात जज्बात ने इस तरह से टाल दी। वह जज्बात जो कि किसी को उनके साथ बदतमीजी से बात नहीं करने देता था, आज उनके ये बताने के बावजूद कि आरजू ने उनके साथ किस तरह से बात की है, उन्हें इग्नोर करके चला गया। प्रतिभा जी ने गुस्से से कहा, जज्बात क्या हो गया है तुम्हें, तुम ऐसे कैसे बदल सकते हो। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मुझे वापस तुम्हें अपनी मुट्ठी में करना ही होगा, वरना ये सारी प्रॉपर्टी मेरे और मेरे बेटे के हाथ से चली जाएगी और प्रतिभा ऐसा कभी नहीं होने देगी। सोचते हुए प्रतिभा जी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट थी। उन्होंने शैतानी मुस्कुराहट के साथ कॉरिडोर के लास्ट में बने उसे अंधेरे रूम की तरफ देखा और कहा, बहुत प्यार उमड़ रहा था ना अपनी प्यारी एहसास पर तुम्हारी किस्मती एहसास, तुम्हें जज्बात का प्यार देखने को नहीं मिलेगा, तुम बस उसकी नफरत के साथ इस दुनिया को अलविदा कह दोगी। सोचते हुए वह शैतानी मुस्कुराहट के साथ अपने रूम के अंदर चली गई।
वही जज्बात ने आकर पूरे रूम में देख लिया पर उसे एहसास का कोई नामो निशान नजर नहीं आया। अब जज्बात बहुत ही ज्यादा परेशान हो गया था। वह तेजी से रूम से बाहर आ गया। तभी उसे सीढ़ियों से ऊपर आते अरमान, दक्ष और आरजू नजर आए। उन तीनों के चेहरे पर भी परेशानी थी। जज्बात ने चिल्लाते हुए पूछा, क्या तुम में से किसी को एहसास दिखाए? उन तीनों ने एक साथ अपना सरनामे हिला दिया। उन तीनों की ना सुनकर जज्बात ने फ्रस्ट्रेटेड होकर अपने बालों को हाथों में पकड़ लिया और अपने बाल खींचने लगा। तभी उसका ध्यान कॉरिडोर के लास्ट में बने उसे रूम की तरफ गया, जिसे देखकर उसकी आंखें गहरी हो गई क्योंकि बाहर से लॉक लगा हुआ था। ये देखकर जज्बात तेजी से और उसे रूम की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। जज्बात को डायरेक्शन में जाते हुए देखकर आरजू ने कहा, भाई आप वहां कहां जा रहे हो? वहां तो कुछ नहीं है। पर जज्बात में आरजू की बात पर ध्यान नहीं दिया और तेजी से रूम के पास आ गया। आरजू, दक्ष और अरमान भी उसके पीछे पीछे ही रूम के पास आ गए क्योंकि वह जाना ना चाहते थे कि जज्बात यहां पर क्यों आया है। जज्बात ने लॉक की तरफ देखा और चिल्लाते हुए कहा, ये किसने लगाया? जज्बात के इतना कहते ही एक नौकरानी ने कहा, सर ये तो बहुत टाइम से लगा हुआ है। जज्बात ने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी से खोलो। जज्बात के इतना कहते ही नौकरानी ने अपने पास रखे हुए चाबी के गुच्छे से सभी रूम की डुप्लीकेट चाबी निकालकर जज्बात के हाथ में एक चाबी रख दी। जज्बात ने जल्दी से रूम का दरवाजा खोलते ही सभी को सिर्फ अंधेरा नजर आया। पर अंधेरे में जज्बात को कुछ चमकती हुई चीज नजर आई। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि यह एहसास का मंगलसूत्र है, जज्बात दौड़ता हुआ जमीन पर बैठ गया। अब उसे एहसास ध्यान से नजर आई। जज्बात ने घबराते हुए कहा, एहसास का चेहरा पूरा पसीने से भीगा हुआ था। एहसास को इस हालत में देखकर जज्बात की हालत खराब हो गई। उसने घबराते हुए कहा, वाइफी ओपन योर आइज। चैप्टर 22 जज्बात की एहसास को इस तरह से पसीने से लथपथ उस बंद कमरे के अंदर जमीन पर गिरे हुए देखकर जज्बात बहुत ही ज्यादा डर गया। उसने एहसास का चेहरा अपने हाथों में भरकर घबराते हुए उसे उठाते हुए कहा, वाइफी अपनी आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? जज्बात इस वक्त बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था। उसकी धड़कन एहसास को खोने के ख्याल से ही काफी तेजी से धड़कने लगी थी। वही आरजू, अरमान और दक्ष ने जब एहसास की हालत देखी, वह लोग भी घबरा गए। आरजू रोते हुए जज्बात के पास बैठ गए। उसने घबराते हुए, भाई एहसास यहाँ पर क्या कर रही है? ये रूम तो हमेशा बंद रहता है ना? वही अरमान ने जब देखा कि जज्बात कितना ज्यादा घबराया हुआ है, उसने चिल्लाते हुए कहा, भाई भाभी को अस्पताल लेकर चलिए। अरमान की बात सुनते ही जज्बात को होश आया। उसने जल्दी से एहसास को अपनी गोद में उठाया और भागता हुआ रूम से बाहर आया। एहसास का चेहरा पसीने से लथपथ हो गया था और वह बेहोश हो चुकी थी। जज्बात तेजी से एहसास को अपनी गोद में लेकर दौड़ता हुआ कॉरिडोर से होता हुआ सीढ़ियों की तरफ जा रहा था। आरजू, अरमान, दक्ष भी उसके पीछे ही घबराते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे। जज्बात अभी नीचे जा ही रहा था कि तभी अचानक से उसे सामने से प्रतिभा जी उसकी तरफ आती हुई नजर आई। प्रतिभा जी ने जब एहसास को जज्बात की गोद में देखा तो उन्होंने घबराने की एक्टिंग करते हुए कहा, जज्बात क्या हुआ? एहसास को उन्होंने इतना कहा ही था कि उन्हें अपने ऊपर जज्बात की डरावनी नजर महसूस हुई। उन्होंने देखा तो जज्बात अपनी लाल आंखों से उन्हें ही देख रहा था, जैसे आंखों ही आंखों में उन्हें वार्निंग दे रहा हो। उसकी आंखों में वह जानलेवा भाव देखकर प्रतिभा जी घबरा गई। वही जज्बात ने उन्हें एक नज़र गुस्से से देखा और तेजी से सीढ़ियों से एहसास को लेकर नीचे उतर आया। उसने पीछे पलटकर एक नज़र प्रतिभा जी की तरफ देखकर मन ही मन कहा, तुम लोग शायद सुकून से मरना भी नहीं चाहते। तुम लोगों को चैन से तुम्हें जीने नहीं देने वाला हूं, पर अब मेरी एहसास को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करके तुमने अपनी गलती को और भी बढ़ा दिया है। प्रतिभा सोचते हुए जज्बात एहसास को लेकर तेजी से घर से बाहर आ गया। अरमान भी दौड़ता हुआ उसके पीछे ही आ गया। जज्बात एहसास को लेकर गाड़ी में बैठकर ड्राइवर ने भी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट कर दी। आरजू, दक्ष और अरमान भी दूसरी गाड़ी में बैठकर हॉस्पिटल के लिए निकल गए। कुछ देर बाद सिटी हॉस्पिटल, मुंबई। जज्बात वार्ड के अंदर बेहोश लेटी एहसास के पास बैठकर उसके सर पर हाथ फेर रहा था। एहसास के हाथों पर इन ड्रिप लगी हुई थी। वहीं इस वार्ड के बाहर आरजू, अरमान, दक्ष अंश से बात कर रहे थे। अंश इसी अस्पताल में डॉक्टर था। अरमान ने अंश की तरफ देखते हुए कहा, अब भाभी ठीक तो है ना? अरमान की बात पर अंश ने वार्ड के अंदर जज्बात की तरफ देखा, जिसे अपने दोनों हाथों में एहसास के हाथों को पकड़ा हुआ था और वह लगातार बेहोश एहसास के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। जज्बात को एहसास के साथ इस तरह से देखकर अंश के चेहरे पर एक स्माइल आ गई। वही उसे मुस्कुराते हुए देखकर दक्ष ने कहा, अरे पागल इंसान, पहले जो सवाल पूछा है उसका जवाब दे, बाद में मुस्कुराते रहना। दक्ष की बात सुनकर अंश ने पलटकर उसकी तरफ देखते हुए, भाभी बिल्कुल ठीक है, मैं बस ये देखकर खुश हूं कि जज्बात भाई फाइनली समझ चुके हैं कि उन्हें क्या करना है और क्या नहीं। बस घबराहट की वजह से वह बेहोश हो गई थी। और कहते हुए अंश चुप हो गया। वही उसे इस तरह से चुप होते हुए देखकर आरजू ने गुस्से से कहा, मुंह में दही जमा रखी है क्या? आगे की बात बोलो। आरजू की बात सुनकर अंशु से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें थोड़ा सा भी सुकून नहीं है? हर वक्त चिल्लाती रहती हो। अंश की बात सुनकर आरजू से गुस्से से देखने लगी। वही वह दोनों लड़ाई स्टार्ट करते इससे पहले ही अरमान ने गुस्से से कहा, सीरियसली गाइज, यहाँ पर एहसास भाभी की ऐसी कंडीशन है और तुम लोगों को लड़ाई करनी है? कुछ तो शर्म करो।
अरमान की बात सुनकर आरजू और अंश ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। ये देखकर अरमान ने कहा, ओके ओके, अब इस तरह से भी हुम मत करो। फिर उसने अंश की तरफ देखते हो क्या, और तुम अपनी बात बीच में क्यों छोड़कर चुप हो गए थे? कुछ सीरियस प्रॉब्लम है क्या? अरमान की बात सुनकर अंश ने अपना चेहरा ऊपर उठकर सीरियस आवाज में कहा, हाँ एहसास, भाभी को पैनिक अटैक आया था और यह कोई नॉर्मल अटैक नहीं हो सकता। हमने कुछ चेकअप किया है, उसकी रिपोर्ट्स कुछ देर में आ जाएगी। जहां तक मुझे लगता है कि उन्हें पहले भी इस तरह के अटैक्स आते होंगे। अंश की बात सुनकर आरजू ने कुछ सोचते हुए कहा, हाँ उसे एक बार कॉलेज में भी पैनिक अटैक आए थे, और वह भी उसी टाइम पर जब वह गलती से लाइब्रेरी में अकेली बंद हो गई थी। शायद उसे अंधेरे से डर लगता है और बंद जगह पर उसे घुटन होती है, इसलिए उसे पैनिक अटैक आया होगा। खैर यह छोड़ो, मैं तो इसी बात से खुश हूं कि अब एहसास ठीक है। आरजू की बात सुनकर दक्ष, जो कि चुप था, उसने कहा, पर आरजू तुम्हें ये समझ आ रहा है कि जो रूम हमेशा बंद रहता है उसे रूम में एहसास भाभी बंद कैसे हो सकती है? जब उन्हें पता है कि उन्हें अंधेरे से डर लगता है तो वह क्यों किसी अननोन कमरे में जाएंगे? हो ना हो मुझे इस सब के पीछे भी उस कैकई का हाथ लगता है। कैकई सुनकर आरजू ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे भी लगता है। असल में आरजू, अरमान, दक्ष, अंश कैकई प्रतिभा जी को कहते थे। आरजू की बात पर अरमान ने कहा, पर क्या जज्बात भाई हमारी बात पर बिलीव करेंगे? क्योंकि वह तो उनसे अंधा प्यार करते हैं, उन्हें तो लगता है कि वह भी उनसे बहुत प्यार करती है, जबकि रियलिटी हम सब अच्छे से जानते हैं। पता नहीं भाई की आंखों से कब उनके झूठे प्यार की पट्टी उतरेगी। अरमान ने इतना कहा ही था कि उन सब के कानों में जज्बात की आवाज सुनाई दी, तुम सब लोग घर चले जाओ। जज्बात की आवाज सुनकर सब ने देखा तो जज्बात दरवाजे पर खड़ा होकर उन चारों को ही घूर रहा था। जज्बात को देखकर अरमान ने कहा, भाई आप घर चले जाइए, शायद आपको रेस्ट की जरूरत है। आप ऑफिस भी गए थे, हम यहाँ पर भाभी का ध्यान रख लेंगे। अरमान की बात सुनकर जज्बात ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, तुम्हें मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। मैं जितना कह रहा हूँ उतना करो और तुम सब चुपचाप घर चले जाओ। जज्बात की बात सुनकर आरजू ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, भाई मैं कहीं नहीं जाने वाली हूं, मैं एहसास के पास यही रुकूंगी। आरजू ने जिद्दी बच्चे की तरह कहा। वही उसकी बात सुनकर जज्बात ने थोड़े गुस्से से कहा, आरजू देखो, मैं बेफिजूल में तुम्हारे ऊपर गुस्सा नहीं करना चाहता, पर मैं तुम्हारी यह बेफिजूल की जिद नहीं मानने वाला हूं, इसलिए चुपचाप घर चली जाओ। जज्बात को गुस्सा होते हुए देखकर आरजू ने आगे कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में सभी लोग अस्पताल से घर के लिए निकल चुके थे। अब बस हॉस्पिटल में अंश और जज्बात बचे थे, इसलिए क्योंकि वह खुद डॉक्टर था। अभी तक एहसास को होश नहीं आया था। जज्बात अभी भी उसके पास उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर बैठकर उसके मासूम से चेहरे की तरफ देख रहा था। एहसास का चेहरा मुरझाया हुआ नजर आ रहा था। उसका चेहरा देखकर जज्बात को अपने सीने में दर्द महसूस हो रहा था। कहीं ना कहीं इस सब का जिम्मेदार वह खुद को समझ रहा था। उसने एहसास के छोटे से चेहरे पर अपना हाथ फेरते हुए कहा, आई एम सॉरी वाइफी, ये जानते हुए भी कि तुम्हारे साथ यह सब कुछ किसने किया है। अभी तक वह इंसान सुकून से जिंदगी जी रहा है, पर मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, बस एक बार तुम्हें होश में आ जाए उसके बाद उसे इंसान के साथ क्या करना है यह मैं अच्छे से जानता हूँ। जितनी तकलीफ तुम्हें हुई है उससे 1000 गुना ज्यादा तकलीफ मैं उसे इंसान को देकर रहूंगा। जज्बात प्यार से एहसास के साथ यह सारी बातें कर ही रहा था कि तभी अंश अंदर आया। उसने इस वक्त डॉक्टर का जैकेट पहना हुआ था। उसने जज्बात की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, भाभी बस कमजोरी की वजह से बेहोश है, उन्हें कुछ देर बाद होश आ जाएगा, आप भी थोड़ा रेस्ट कर लीजिए। अंश की बात सुनकर जज्बात ने अपना चेहरा ऊपर उठकर अंश की तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। अंश ने एहसास की तरफ देखा और फिर जज्बात की तरफ देखकर हिचकी चाहते हुए कहा, भाई क्या मैं आपसे कुछ कह सकता हूँ? अंश की आवाज में हिचकिचाहट महसूस करके जज्बात ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा और कहा, क्या कहे? जज्बात की बात पर अंश ने कहा, भाई आप और हम सब जानते हैं कि उसे रूम में कोई नहीं जाता, वह रूम हमेशा से बंद रहता है। क्योंकि कहते हुए अंश चुप हो गया क्योंकि उसे जज्बात की लाल आंखें नजर आ गई थी। फिर उसने कहा, जब वह रूम हमेशा बंद रहता है तो उसे रूम के अंदर एहसास भाभी लोग कैसे हो गई? क्या आपको इसके पीछे किसी का हाथ नहीं लगता? अंश की बातें सुनकर जज्बात समझ गया था कि अंश का सीधा इशारा प्रतिभा और चैतन्य की तरफ है। वह भी जानता था कि उसके भाई बहन हमेशा से जानते थे कि उन दोनों माँ बेटों के इरादे क्या है, पर उसने कभी अपने भाई बहनों पर बिलीव नहीं किया क्योंकि उसके हिसाब से प्रतिभा जी उस सच में प्यार करती थी। पर अब जब रीबर्थ के बाद वह जानता था कि सच क्या है, उसने अनजान बनने की कोशिश करते हुए कहा, इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? मुझे लगता है कि एहसास गलती से उसे रूम के अंदर चली गई और इतने सालों से बंद रहने की वजह से रूम का डोर लॉक हो गया। तुम्हें इसके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हारा वर्किंग टाइम खत्म हो चुका है, तुम भी घर चले जाओ। जज्बात को अपनी बात को इस तरह से पलटते हुए देखकर अंश का चेहरा लटक गया। वह सीधा सीधा कहना चाहता था कि उसे पूरा शक है कि इस सब के पीछे प्रतिभा या फिर उसके बेटे चैतन्य का हाथ होगा, पर यह सोचकर कि जज्बात उसकी बात पर बिलीव नहीं करेगा, उसने कुछ नहीं कहा और उदास सा चेहरा बनाकर वहां से चुपचाप चला गया।
वही अंश के जाने के बाद जज्बात ने एहसास के हाथों पर किस करते हुए कहा, मैं जानता हूं अंश की तुम मुझे क्या कहना चाहते थे, पर अभी वक्त नहीं आया है। जो कुछ भी करना है मुझे ही करना है। मैं तुम में से किसी को भी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं करूंगा। सोते हुए जज्बात ने अपना सर एहसास के पेट पर रख दिया और अपनी आंखें बंद करके लेट गया। कुछ देर बाद जज्बात को महसूस हुआ कि कोई रो रहा है। किसी के रोने की आवाज सुनकर जज्बात ने जल्दी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे महसूस हुआ कि उसका सर एहसास के पेट पर है। उसने जल्दी से एहसास की तरफ देखा जो कि नींद में ही रो रही थी। उसे इस तरह से रोते हुए देखकर जज्बात ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर घबराते हुए कहा, क्या हुआ एहसास, तुम क्यों रो रही हो? जज्बात के उठाने के बावजूद एहसास ने अपनी आंखें नहीं खोली। शायद वह नींद में ही कोई बुरा सपना देख रही थी और डर की वजह से रो रही थी। उसके मुंह से धीरे धीरे एक नाम निकल रहा था। जज्बात ने उसके मुंह से क्या निकल रहा है सुनाने के लिए उसके मुंह के पास अपने कान ले जाकर सुनने की कोशिश की। उसके कानों में धीमी आवाज में कुछ सुनाई दिया, जज्बात हमें बचा लीजिए, हम मरना नहीं चाहते, हमें आपके साथ जीना है, हमें प्लीज बचा लीजिए, हमें डर लग रहा है, वह लोग हमें मारेंगे, प्लीज हमने कुछ नहीं किया, जज्बात हमें बचा लीजिए। एहसास के मुंह से यह सारी बातें सुनकर जज्बात को खुद पर और गुस्सा आने लगा। वह समझ सकता था कि जब एहसास उसे रूम के अंदर लॉक हो गई थी उसने कितनी बार उसका नाम लेकर उसे मदद के लिए बुलाने की कोशिश की होगी, पर उसे वक्त जज्बात एहसास के पास नहीं था। उसने एहसास को अपने सीने से लगाकर उसके माथे पर किस करके प्यार से उसके कानों में कहा, बीवी रोना बंद करो, मैं हमेशा हर वक्त तुम्हारे पास हूं, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जज्बात की प्यारी आवाज सुनकर एहसास धीरे धीरे शांत हो गई। उसने धीरे धीरे से अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में अभी भी आंसू थे, अभी भी वह काफी कमजोर थी। उसने धीमी आवाज में कहा, जज्बात। एहसास के मुंह से अपना नाम सुनकर जज्बात ने प्यार से उसकी तरफ देखा और उसके माथे पर किस करते हुए कहा, तुमने मुझे कितना डरा दिया था, तुम जानती हो। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने धीरे से कहा, हम बहुत डर गए थे, हमें लगा हम मर। उसने इतना कहा ही था कि जज्बात में उसके होठों पर अपने होंठ रख और उसे प्यार से किस करने लगा जैसे उसके मुंह से वह करने की बात सुनना ही नहीं चाहता हो। एहसास ने भी उसे नहीं रोका और उसे वह रिस्पांस देने लगी। कुछ देर तक एहसास को प्यार से किस करने के बाद जज्बात ने अपने होठों को उसके होठों से हटाकर अपना माथा एहसास के माथे से सटाकर गहरी गहरी सांस लेते हुए कहा, कभी भी अपने मुंह से यह शब्द मत निकालना, जब तक जज्बात मल्होत्रा जिंदा है उसकी एहसास को कुछ नहीं हो सकता। तुम मेरे जीने की वजह हो बीवी, तुम्हारे बिना जीने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकता। चैप्टर 23, डू यू लव मी वाइफी। जज्बात की बात सुनकर एहसास के चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट आ गई। दोनों के चेहरे अभी भी एक दूसरे के नजदीक थे। जज्बात ने धीरे से अपनी आंखें खोलकर एहसास के होठों पर किस करते हुए कहा, अब तुम कैसा फील कर रही हो? जज्बात की बात सुनकर एहसास, जिसने सुकून के साथ अपनी आंखें बंद की हुई थी, उसने अपनी आंखें खोलकर धीरे से अपना सर लाया। ये देखकर जज्बात ने उसे घूरते हुए कहा, वर्ड्स वाइफी वर्ड्स। जज्बात की बात पर एहसास ने धीरे से कहा, हम ठीक है, हमें कुछ नहीं हुआ है, आप परेशान मत रहिए। आई एम सॉरी, हमारी वजह से आप बहुत परेशान हो गए ना। कहकर एहसास ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया। इस वक्त वह एक छोटी सी बच्ची की तरह लग रही थी जिसने कोई गलती कर दी हो और अब वह अपने पेरेंट्स से माफी मांग रही हो। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरकर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे तुम्हारी वजह से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती, इसलिए कभी यह मत समझना कि तुमने मेरे लिए कोई मुश्किल खड़ी कर दी है। मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तुम हो। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने अपना चेहरा ऊपर उठकर मासूमियत से उसकी तरफ देखते हुए कहा, सच में हम आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने उसके पिंक लिप्स पर धीरे से किस करते हुए कहा, मेरे लिए दुनिया में सबसे ज्यादा तुम ही इम्पोर्टेंट हो, तुम्हारे अलावा मुझे किसी और चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। जज्बात की बात सुनकर एहसास की गाल गुलाबी हो गए। उसकी खूबसूरत आंखें तारों की तरह चमकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जज्बात की बात सुनकर जितना सुकून एहसास को मिला है उतना सुकून शायद उसे किसी और बात से कभी भी ना मिले। वह दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी उन्हें किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। जज्बात ने पलट कर देखा तो डॉक्टर उन्हें की तरफ आ रहे थे। डॉक्टर को देखकर भी जज्बात में एहसास को खुद से दूर नहीं किया बल्कि घूरकर डॉक्टर की तरफ देखने लगा। एहसास की गुस्से भरी नजरों को देखकर डॉक्टर डरते डरते उनके पास है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अब आप कैसी हैं मिसेज मल्होत्रा? डॉक्टर की बात पर एहसास नहीं बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिला दिया। डॉक्टर ने एहसास की तरफ देखकर उसके कुछ चेकअप किया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, अब आप बिल्कुल ठीक है, अपना ध्यान रखिए, अगर आप चाहे तो हम आपको डिस्चार्ज कर सकते हैं। डॉक्टर की बात सुनकर एहसास ने जल्दी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जज्बात की तरफ देखा जैसे कह रही हो मुझे छुट्टी चाहिए। उसकी बड़ी बड़ी आंखों को देखकर जज्बात ने प्यार से कहा, मैं समझ गया। फिर उसने डॉक्टर की तरफ देखा, कंस्ट्रक्ट वॉइस में कहा, डिस्चार्ज पेपर रेडी करो। जज्बात की बात सुनकर डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और वार्ड से बाहर चले गए। करीब आधे घंटे के बाद अस्पताल की फॉर्मेलिटी पूरी हो चुकी थी। डॉक्टर ने एहसास को चेक भी कर लिया था, अब वह पूरी तरह से ठीक थी और घर भी जा सकती थी। जज्बात ने एहसास की तरफ देखा और झटके से उसे गोद में उठा लिया। एहसास इसके लिए तैयार नहीं थी, इसलिए वह हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जज्बात की तरफ देखने लगी।
जज्बात ने एहसास की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, डोंट लुक एट मी लाइक दिस, आई नो कि मैं बहुत हैंडसम हूँ, बट इसका यह मतलब नहीं कि तुम मुझे नजर लगाओगी, मैं पूरा का पूरा तुम्हारा ही हूँ, घर जाने के बाद तुम मुझे आराम से घूर लेना। जज्बात की बात सुनकर एहसास, जो कि अपने हैंडसम पति को देखकर मुस्कुरा रही थी, उसने जल्दी से अपना छोटा सा चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। वही उसकी हरकत देखकर जज्बात को हंसी आ गई। कुछ ही देर में वह दोनों गाड़ी में बैठकर वापस मल्होत्रा मेंशन के लिए निकल चुके थे। एहसास अभी भी जज्बात की गोद में बैठकर उसके सीने का अपना सर छुपाकर बैठी हुई थी और जज्बात उसके सर पर हाथ फेर रहा था। इसी तरह से बैठे बैठे एहसास की आंख लग गई और वह जज्बात के सीने पर अपना सर रखकर ही सो गई। जज्बात ने प्यार से एहसास की तरफ देखा और उसके माथे पर किस करते हो कहा, आज तुम्हें जिस किसी की वजह से इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी है, जिस किसी की वजह से तुम्हारी आंखों में आंसू आए हैं, मैं उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ूंगा बीवी, यह मेरा खुद से वादा है, कहकर उसने एहसास के माथे पर किस कर लिया। उनकी गाड़ी इस टाइम पर मल्होत्रा मेंशन के प्राइवेट एरिया में इंटर हुई और करीब 5 मिनट बाद उनकी गाड़ी मल्होत्रा मेंशन के सामने आकर रुकी। ड्राइवर ने जल्दी से गाड़ी से उतरकर जज्बात और एहसास के लिए गाड़ी का दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही जज्बात एहसास को अपनी गोद में लेकर गाड़ी से बाहर आ गया। उसे देखकर सभी गॉड्स में रिस्पेक्ट के साथ अपना सर झुकाया। जज्बात सीधा एहसास को गोद में लेकर घर के अंदर आ गया। जैसे ही वह लिविंग रूम में आया, उसका ध्यान लिविंग रूम में बैठे अपने भाई बहनों पर गया, जो कि अभी तक सोए नहीं थे। उन सबको अभी तक जागा हुआ देखकर जज्बात ने कहा, तुम सब लोग क्या कर रहे हो? मैंने तुम सब लोगों को घर जाकर आराम करने के लिए कहा था, ना कि इस तरह से उल्लू की तरह जागने के लिए। अभी रात के 11 बजे बज रहे हैं। जज्बात की बात सुनकर आरजू जल्दी से अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने जज्बात की तरफ देखकर उदासी भरी आवाज में कहा, भाई आप जानते हैं ना कि मैं एहसास से कितना प्यार करती हूँ, उसकी ऐसी कंडीशन में मैं कैसे आराम से सो सकती थी, इसलिए मुझे और बाकी सबको नींद नहीं आ रही थी, इसलिए हम यहाँ पर बैठकर बातें करने की कोशिश कर रहे थे, पर हमें यही समझ नहीं आ रहा था कि हम बात किस टॉपिक पर करें, इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए थे। आरजू की बात सुनकर उसके बगल में खड़े अरमान ने कहा, हाँ भाई, और हमें थोड़ी देर पहले ही आपके ड्राइवर से पता चला कि आप भाभी को लेकर वापस घर आ रहे हो, इसलिए हम ये भी सोचकर रुके हुए थे कि हम एक बार भाभी को देख लेंगे। कहते हुए उसने जज्बात की गोद में एहसास की तरफ देखा। जज्बात ने भी अपनी गोद में अपनी छोटी सी बीवी की तरफ देखा और उन सबको घूरते हुए कहा, अब चुपचाप जाकर सो जाओ, एहसास हो चुकी है, मैं उसे लेकर अपने रूम में जा रहा हूँ। अगर तुम में से कोई भी मुझे कल मॉर्निंग में लेट वर्कआउट के लेना कर आया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर जज्बात तेजी से एहसास को लेकर अपने रूम की तरफ चला गया। जज्बात के जाने के बाद आरजू, अरमान, दक्ष और अंश ने एक दूसरे की तरफ देखा और मुंह बनाते हुए अपने अपने रूम में चले गए, क्योंकि वह जानते थे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, उन्हें मॉर्निंग वर्कआउट से कोई भी नहीं बचा सकता था। वही एहसास जो कि जज्बात की गोद में थी, उसकी नींद धीरे धीरे खुलने लगी थी। जज्बात इस वक्त उसे सीढ़ियों से ऊपर सेकंड फ्लोर पर लेकर जा रहा था। कभी एहसास ने अपनी आंखें धीरे से खोलकर यहाँ वहां देखा तो उसे महसूस हुआ कि वह अपने हैंडसम पति की गोद में है। उसने धीरे से कहा, क्या हम घर पहुंच गए हैं? एहसास की आवाज सुनकर जी बाद में उसकी तरफ देखा। एहसास की आंखें इस वक्त नींद में लग रही थी, पर वह काफी ज्यादा प्यारी लग रही थी। उसके होठ भी गोल मुड़े हुए थे। जज्बात ने प्यार से उसके गाल पर हाथ भेज देना, हम घर पहुंच चुके हैं, तुम सो जाओ, मैं तुम्हें बेड पर लेटा हूं दूंगा। जज्बात की बात सुनकर एहसास नहीं धीरे से कहा, हमें नींद नहीं आ रही है आप तक। जज्बात कॉरिडोर से होता हुआ अपने रूम के सामने पहुंच चुका था। उसने रूम का दरवाजा खोला और अपनी प्यारी सी बीवी को लेकर अपने रूम के अंदर आ गया। एहसास अभी भी उसके हैंडसम चेहरे को देख रही थी। जज्बात ने लाकर एहसास को धीरे से बैठकर बिठा दिया। एहसास ने जज्बात की तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। वही उसे चुप देखकर जज्बात ने कहा, क्या हुआ तुम्हें, इस तरह से चुपचाप क्यों हो, कुछ बोलो। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने धीमी आवाज में कहा, हमें यकीन नहीं हो रहा है कि आप इस तरह से हमारी करे कर रहे हो, इसलिए हम जब है कि आपको देखना चाहते हैं, क्योंकि अगर यह कोई सपना है तो हम इसे जी भर के जी ले। कहते हुए एहसास बड़े प्यार से जज्बात को देखने लगी। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने उसे अपने करीब खींचकर उसके माथे को दोबारा शिद्दत से किस करते हुए कहा, बीवी यह सपना नहीं, ये हकीकत है, और अब यही तुम्हारी लाइफ की सच्चाई है कि मैं तुम्हारा पति हूं जो तुम्हारी पर बात खुद से भी ज्यादा करता है। इसलिए अब तुम्हें मुझे इस तरह से कंटिन्यू घूरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे तुम्हें मुझे ऐसे देखने के काफी मौके मिलेंगे। जज्बात की बात है सुनकर एहसास ने उसकी तरफ देखा। इस वक्त उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कुराहट थी। उसने मुस्कुराते हुए कहा, सच में, कहते हुए उसकी आंखें चमक रही थी और वह किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। एहसास की बात पर जज्बात ने उसके गाल खींचते हुए कहा, मैं तुम्हें कितनी बार कहूं कि तुम जो कुछ भी देख रही हो ये सच है ना कि झूठ, फिर भी तुम्हें इस बात पर भरोसा करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? मैं जानता हूं कि जो कुछ भी मैं तुम्हारे साथ अतीत में किया उसके बाद तुम्हें इस तरह से मुझ पर ट्रस्ट करने में दिक्कत हो रही है, पर मैं प्रॉमिस करता हूं मैं तुम्हारा ट्रस्ट कभी नहीं तोड़ूंगा, कभी भी नहीं, इसलिए तुम आंख बंद करके मुझ पर भरोसा कर सकती हो बीवी।
जज्बात की बात सुनकर एहसास बस उसकी तरफ देखने लगी। उसने कुछ भी नहीं कहा। जज्बात ने उसकी तरफ देखकर प्यार से कहा, तू मुझ पर भरोसा करती हो ना? एहसास कहते हुए वह उम्मीद भरी नजरों से एहसास की तरफ देखने लगा, जैसे उसकी हाँ का इंतजार कर रहा हो। एहसास ने अपनी गहरी आंखों से उसकी तरफ देखा और बस अपना सर हिला दिया। ये देखकर जज्बात ने उसे घूरते में कहा, बीवी, मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना है, ना कि यह गाय की तरह गर्दन हिलाकर। तुम अपने मुंह से भी तो कह सकती हो ना कि तुम मुझ पर ट्रस्ट करती हो। तुम इस तरह से यह गर्दन हिलाना बंद करो और अपने मुंह से कहो जो भी तुम फील करती हो। एहसास में जज्बात की तरफ देखकर अपना सर ऊपर उठाकर धीमी आवाज में कहा, हाँ, हम आपके भरोसा करते, प्लीज आप हमारा भरोसा मत तोड़ना, वरना हम इस बार खुद को संभाल नहीं पाएंगे। कहते हुए उसकी आंखों में आंसू आ गए। एहसास की आंखों में आंसू देखकर जज्बात ने उसे अपने सीने से लगाते हुए कहा, तो मेरी मीना कुमारी, क्यों हमेशा रोती रहती हो? मैं प्रॉमिस किया है ना, मैं हमेशा हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा, तुम्हारा साया बनकर हमेशा तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, पूरी दुनिया से तुम्हें बचा कर रखूंगा। आखिर मुझे इतनी प्यारी, क्यूट और इनोसेंट वाइफ दोबारा कहाँ मिलेगी, इसलिए मैं तुम्हें खोना अफोर्ड नहीं कर सकता। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने उसकी तरफ अपनी आस भरी आंखों से देखा पर कुछ नहीं कहा। जज्बात ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, अच्छा अब ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम उससे अंधेरों में लॉक कैसे हुई, जबकि वह रूम हमेशा बंद रहता है, तो वहां पर क्यों गई थी, या फिर किसी ने? कहते हुए जज्बात चुप हो गया और एहसास के जवाब का इंतजार करने लगा। जज्बात की बात सुनकर एहसास को याद आया कि किस तरह से वह बस अंधेरे रूम में लॉक हो गई थी। सब कुछ सोचकर उसकी आंखों से दोबारा आंसू बहने लगे। एहसास ने घबराते हुए जज्बात को सब कुछ बताना शुरू कर दिया, जैसे दया से एहसास अपनी बातें बता रही थी। जज्बात की आंखों में गुस्सा उतर रहा था। उसने खुद से कहा, प्रतिभा, इस बार तुमने मेरी वाइफ को टारगेट किया है तो तुम्हें मजा चखाना तो बनता है। इतना सोचकर उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट आ गई। वही एहसास ने जज्बात के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर मासूमियत से पूछा, आपको क्या हुआ? एहसास की बात सुनकर जज्बात ने उसकी तरफ देखकर प्यार से कहा, मुझे कुछ नहीं हुआ। वैसे मुझे ये बताओ, जब तुम प्रॉब्लम में थी तब तुमने मुझे याद किया था ना? जज्बात की बात पर एहसास ने अपना सर झुकाकर धीरे से बस अपना सर हिला दिया, क्योंकि सच में उसने सिर्फ जज्बात को याद किया था। एहसास की हाँ सुनकर जज्बात में उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से कहा, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं, मुझे सच सच जवाब दोगी? जज्बात का सवाल सुनकर एहसास में उसकी तरफ देखकर मासूमियत से कहा, हम कभी झूठ नहीं बोलते, वरना कान्हा जी गुस्सा करते हैं, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। एहसास दोबारा अपना भाषण स्टार्ट करती इससे पहले ही जज्बात ने उसके मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहा, बस बस बस, मैं जानता हूं कि मेरी एहसास कभी झूठ नहीं बोलते, पर मुझे बस मेरे सवाल का जवाब चाहिए। यह बाकी प्रवचन में कभी और सुन लूंगा, इसलिए अब मैं अपना सवाल पूछूं। जज्बात की बात पर एहसास ने अपनी आंखें को झपका दी। एहसास की आंखों को देखकर जज्बात ने धीरे से उसके होठों से अपना हाथ हटाया और उसके होठों के करीब अपने होठों को ले जाकर धीमी आवाज में कहा, डू यू लव मी वाइफी? एहसास, जो कि अब तक चुपचाप ही जज्बात का सवाल सुनकर बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। ये देखकर जज्बात ने कहा, जवाब दो बीवी, और मुझे बिल्कुल सच सच जवाब चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कैसा लगा आज का एपिसोड कमेंट बॉक्स में जरूर बता और अपने ओपिनियन जरूर शेयर करना। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सन, लव यू रीडर। क्या होगा एहसास का जवाब, आपको क्या लगता है? चैप्टर 24 नजदीकियां। जज्बात का सवाल सुनकर एहसास अभी भी टुकुर टुकुर उसे ही देख रही थी। ये देखकर जज्बात ने एहसास की नाक को खींचते हुए कहा, एहसास, मैंने कुछ सवाल किया है तुमसे, जवाब दो। जज्बात को दोबारा खुद से सवाल करते हुए देखकर एहसास अपने निचले होंठ को काटने लगी। इस वक्त वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। उसके चेहरे पर जज्बात कंफ्यूजन देख सकता था। उसने हंसते हुए कहा, ठीक है, अभी कुछ मत बताओ, क्योंकि मैं जानता हूं मेरी क्यूट सी मासूम सी बीवी को खुद नहीं पता है कि वह क्या फील करती है। कहते हुए जज्बात मुस्कुराने लगा। वही उसकी बात सुनकर एहसास ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखा और कहा, हमें सच्ची में नहीं पता। कहते हुए वह काफी क्यूट लग रही थी। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने उसे बेड पर लिटाते हुए कहा, ठीक है, तुम आराम करो, तुम्हें आराम करने की जरूरत है, वरना तुम जल्दी ठीक नहीं हो पाओगी। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखा और जल्दी से अपनी आंखें बंद करके लेट गई। एहसास को लेटे हुए देखकर जज्बात भी उसके बगल में उसे अपनी बाहों में लेकर लेट गया। एहसास जल्दी ही नींद की आगोश में चली गई। वहीं जज्बात कुछ सोच रहा था, उसके दिमाग में काफी कुछ चल रहा था। उसने एक नजर पलटकर एहसास की तरफ देखा और खुद से कहा, पिछले जन्म का बदला अभी बाकी है और ये लोग इस बार भी तुम्हें तकलीफ देकर अपनी सजा को और दर्दनाक बना रहे हैं बीवी। पर कोई बात नहीं, जो कोई भी तुम्हें तकलीफ देगा, तुम्हारा जज्बात उन सब का जीना हराम कर देगा और उन लोगों को पहला झटका देने का वक्त आ गया है। सोचते हुए जज्बात के चेहरे पर काफी खतरनाक एक्सप्रेशन आ गए। उसने भी एहसास को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और अपनी आंखें बंद करके लेट गया। वहीं दूसरी तरफ प्रतिभा के रूम में इस वक्त प्रतिभा गुस्से से अपने बेड पर बैठी हुई थी। रात के 12 बज चुके थे, पर उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। वह गुस्से से लगातार चैतन्य को कॉल कर रही थी, पर चैतन्य उसका कॉल नहीं उठा रहा था।
प्रतिभा ने इरिटेट होकर कॉल उसके असिस्टेंट रमेश को लगा दिया। दूसरी तरफ से रमेश ने कॉल उठाते ही कहा, जी प्रतिमा मैडम बोलिए। रमेश की आवाज सुनते ही प्रतिभा ने चिल्लाते हुए कहा, रमेश चैतन्य कहाँ है? मैं उसे कितने टाइम से कॉल कर रही हूँ, ना तो वह कॉल पिक कर रहा है ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रहा है। प्रतिभा की गुस्से भरी आवाज सुनकर दूसरी तरफ से रमेश ने अपने सामने चैतन्य की तरफ देखा, जो कि इस वक्त क्लब में स्टेज पर लड़कियों के साथ डांस कर रहा था। उसने धीमी आवाज में कहा, प्रतिभा मैडम चैतन्य सर इस वक्त क्लब में है और वह स्टेज पर डांस कर रहे हैं, शायद उनका मोबाइल साइलेंट पर होगा। रमेश ने इतना कहा ही था कि प्रतिभा जी ने चिल्लाते हुए कहा, अभी के अभी चैतन्य को लेकर घर आओ वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर प्रतिभा ने कॉल कट कर दिया। वही प्रतिभा की गुस्से भरी आवाज सुनकर रमेश ने खुद से कहा, जहां बेटा अयाश है और यह माँ मुझ पर अपना हुक्म चलती है, दोनों माँ बेटे की एक दिन कोई ना कोई जरूर अकड़ निकाल कर ही रहेगा। पता नहीं किस चीज की इतनी अकड़ है इन दोनों को। सोचते हुए रमेश जल्दी से स्टेज पर आ गया, जहां पर चैतन्य एक लड़की को अपनी बाहों में लेकर डांस कर रहा था। उसने जल्दी से चैतन्य के कान के पास जाकर कहा, सर प्लीज जल्दी चलिए, प्रतिभा मैडम ने आपको जल्दी घर आने के लिए कहा है। वह बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही थी। चैतन्य जो कि बहुत ज्यादा ड्रंक था, रमेश की बात सुनकर उसने गुस्से से कहा, आई डोंट केयर, जाओ यहाँ से, मुझे एंजॉय करना है। चैतन्य की बात सुनकर रमेश ने परेशानी भरी आवाज में कहा, सर प्लीज। प्रतिभा मैडम बहुत गुस्से में लग रही थी। उन्होंने कहा है कि अगर आप जल्दी घर नहीं आए तो उनसे बुरा कोई नहीं होगा। रमेश की बात सुनकर चैतन्य ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और अपनी बाहों में खड़ी लड़की को अपने पास खींचकर उसके होठों पर किस करके सेडेक्टिव वॉइस में कहा, ओके बेबी अभी मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है इसलिए अभी तो मैं जा रहा हूं, पर मैं कल वापस आऊंगा और तब हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। इतना कहकर चैतन्य रमेश के साथ स्टेज से नीचे आ गया। रमेश ने चैतन्य को संभाला क्योंकि वह काफी ड्रिंक था। कुछ ही देर में दोनों मल्होत्रा मैंशन पहुंच चुके थे। करीब रात के 1 बजे चैतन्य नशे की हालत में प्रतिभा जी के रूप में बेड पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में नींबू पानी था। प्रतिभा जी गुस्से से उसे घूर रही थी। उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम इतने स्टूपिड कैसे हो सकते हो चैतन्य? हमारे हाथ से सब कुछ रेत की तरह फिसलते जा रहा है और तुम्हें याशिया करने की पड़ी है। भूलो मत कि अगर जज्बात को हम पर शक हो गया और उसने हमें इस परिवार से निकाल दिया तो हमें सड़क पर भीख मांगनी पड़ेगी और फिर तुम ये सब नहीं कर पाओगे, इसलिए दिमाग से काम लो। प्रतिभा जी के चिल्लाने का चैतन्य पर कोई असर नहीं हो रहा था। जैसे तैसे उसने नींबू पानी पिया। अब उसका नशा हल्का हल्का कम होने लगा था। उसने इरिटेट होते हैं, मॉम आपको क्या प्रॉब्लम है? और वैसे भी वह जज्बात आपसे बहुत प्यार करता है। आपने उसे अपने झूठे प्यार के जाल में बुरी तरह से फंसा कर रखा है। वह आपके खिलाफ कभी नहीं जाएगा। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि वह मेरे साथ इस तरह से बिहेव क्यों कर रहा है, जबकि हमेशा वह मुझे सगे भाई की तरह ट्रीट करता है। चैतन्य ने इतना कहा ही था कि प्रतिभा जी ने गुस्से से कहा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि एक्सीडेंट के बाद वह बदल क्यों गया है। ऐसा लग रहा है जैसे दिमाग पर चोट लगने की वजह से वह सब कुछ भूल गया है। उस दिन हॉस्पिटल से आने के बाद से उसका बिहेवियर पूरी तरह से चेंज हो गया है। जी माया से वह कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करता। उसने माया पर हाथ उठाया, यहाँ तक कि उसे बेइज्जत करके घर से भी निकाल दिया। जिस एहसास से वह नफरत करता था उसे वह किसी रानी की तरह ट्रीट कर रहा है। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहते हुए प्रतिभा जी काफी ज्यादा परेशान नजर आ रही थी। वहीं उनकी बात सुनकर चैतन्य ने उनकी तरफ देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि जज्बात एहसास की खूबसूरती की वजह से ये सब कुछ कर रहा हो? अगर ऐसा है तो हमारे रास्ते का काटा एहसास है, हमें उसे ही अपने रास्ते से हटाना होगा। प्रतिभा जी जो कि काफी ज्यादा गुस्से में लग रही थी, चैतन्य की बात सुनकर उनके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने चैतन्य की तरफ देखा और कहा, तुम सही कह रहे हो, हमें उसे ही अपने रास्ते से हटाना होगा। उसके बाद जब जज्बात पूरी तरह से टूट जाएगा, माया के पास दोबारा मौका होगा उसकी लाइफ में री एंट्री करने का और हम भी उसे सहारा देकर दोबारा अपने जाल में फंसा लेंगे। प्रतिभा जी की बात सुनकर चैतन्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मोम इतनी सिंपल बात के लिए आपने मुझे इतनी जल्दबाजी में क्लब से बुलाया? आप जानती भी है कि मैं कितनी खूबसूरत लड़कियों को छोड़कर आया हूँ। चैतन्य की बात सुनकर प्रतिभा जी ने गुस्से से कहा, चैतन्य ये सब छोड़ो, पहले हमारे में काम पर फोकस करो, हमें जज्बात को दोबारा अपने काबू में करना ही होगा। प्रतिभा जी की बात पर चैतन्य ने इरिटेट होते हुए कहा, मोम अभी अभी मैंने जो कहा हम उसे पर कल से वर्क करेंगे, पर अभी मुझे सोने के लिए जाना है, अब मेरे पास और एनर्जी नहीं बची। इतना कहकर चैतन्य वहां से सीधा अपने रूम की तरफ चला गया। वहीं प्रतिभा जी ने किसी को कॉल करके कुछ कहा और मुस्कुराने लगी। उन्होंने खुद से कहा, एहसास मैं तुम्हें मारना तो नहीं चाहती थी पर तुम्हें मरना ही होगा क्योंकि जज्बात अब तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता जा रहा है और यह हमारे प्लान के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। सोचते हुए वह भी अपने बेड पर आकर लेट गई। नेक्स्ट मॉर्निंग मल्होत्रा मैंशन। जज्बात का रूम। इस वक्त जज्बात और एहसास एक दूसरे को गले लगा कर लेते हुए थे। सुबह के 6 बजे बज रहे थे। एहसास की धीरे धीरे आंखें खुली। आंखें खुलती ही उसे महसूस हुआ कि उसके ऊपर कोई भारी चीज है। उसने पलट कर देखा तो जज्बात ने उसे मजबूती से पकड़ के रखा हुआ था और वह अपना सर एहसास के सीने में छुपा कर लेटा हुआ था। साथ ही जज्बात के हाथ भी एहसास के ऊपर ही थे।
जज्बात को अपने इतने करीब देखकर एहसास की हालत खराब होने लगी। उसने जज्बात के हैंडसम चेहरे की तरफ देखकर मन ही मन कहा, आप कितने हैं, बिल्कुल किसी सपनों में आने वाले राजकुमार की तरह। सोचकर एहसास मुस्कुराते हुए उठने की कोशिश करने लगी, पर जज्बात की पकड़ उस पर काफी मजबूत थी। काफी कोशिश करने के बाद आखिर में एहसास ने जज्बात की पकड़ से खुद को छुड़ा ही लिया और बेड से खड़ी होकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने मुंह बनाते हुए कहा, ये कितने भारी है, इन्होंने हमारे तो हाथ पर ही तोड़ दिए। कहते हुए को अपने हाथ पैरों को हिलाने लगी, जो कि जज्बात के मजबूती से पकड़ने की वजह से अकड़ गए थे। एहसास में एक नज़र जज्बात की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बाथरूम में चली गई। एहसास के जाने के तुरंत बाद जज्बात में अपनी आंखें खोलकर मुस्कुराते हुए, बीवी मेरी बेड, तुमने मुझे मेरी मॉर्निंग किस तो दी ही नहीं, इसकी पनिशमेंट तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। सोचते हुए वह भी जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। उसने शैतानी मुस्कुराहट के साथ बाथरूम की तरफ देखा और तेजी से बाथरूम की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। वही बाथरूम में एहसास धीरे धीरे अपने कपड़े निकाल रही थी। इस वक्त वह शावर के नीचे अपने इनर कपड़ों में थी। उसने बाथरूम अंदर से लॉक नहीं किया था। उसने शावर ऑन किया और अपने बालों को शैम्पू से साफ करने लगी। तभी उसे बाथरूम का दरवाजा अनलॉक होने की आवाज सुनाई दी। यह आवाज सुनते ही एहसास में जल्दी से पलट कर देखा तो उसे बाथरूम के दरवाजे से जज्बात अंदर आता हुआ नजर आया। जज्बात को देखते ही एहसास की सांस गली में अटक गई। इस वक्त वह सिर्फ अपने इनर कपड़ों में थी। वही जज्बात ने जब एहसास को देखा, उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वह उसी तरह से एहसास की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। एहसास तो घबराहट की वजह से ये भी भूल गई थी कि इस वक्त उसने सिर्फ इनर कपड़े पहने हुए हैं। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से जज्बात को घूर रही थी। अब तक जज्बात भी उसके पास आ गया था और एहसास कुछ सोच पाती या समझ पाती, जज्बात ने उसे अपने करीब खींच लिया था। जज्बात के हाथ एहसास की खुली पीठ पर थे। जज्बात के हाथों को अपनी बॉडी पर महसूस करते ही एहसास पूरी तरह से सहने लगी। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। एहसास की आवाज भारी हो चुकी थी, जिसे महसूस करके जज्बात ने उसके कानों में कहा, आज मुझे उठने में देर हो गई और मुझे ऑफिस जाने में लेट ना हो जाए, इसलिए मैं नहाने के लिए बाथरूम में आ गया। मुझे नहीं पता था कि तुम भी यहाँ हो। कहते हुए जज्बात ने एहसास के कानों पर बाइट कर लिया। वहीं उसके होठों की छुअन अपने कानों पर महसूस करके एहसास खुद में सिमटने लगी। उसकी पकड़ जज्बात की शर्त पर मजबूत हो गई। उसने गहरी सांस लेते हुए कहा, आप दूसरे बाथरूम में भी तो नहा सकते हो, प्लीज आप यहाँ से जाओ, हमें नहाने दो। कहते हुए उसने जज्बात को खुद से दूर करने की कोशिश की, पर जज्बात ने उसे अपने और करीब खींचकर शावर ऑन कर दिया। इस वक्त दोनों ही शावर के नीचे खड़े थे और शावर का पानी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था। एहसास की मलाई जैसी सॉफ्ट बॉडी पर पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी, जिसे देखकर जज्बात अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने ऊपर से नीचे तक एहसास को देखा और अपने निचले होंठ को बाइट करते हुए कहा, बीवी तुम सच में बहुत ही ज्यादा हॉट हो। कहते हुए उसने अपने होंठ एहसास के कॉलर बोन पर रखे और उसे सॉफ्टली किस करने लगा। एहसास अपने निचले होंठ को काटते हुए उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भरकर अपनी आवाज कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी। उसकी सांस भारी हो चुकी थी और वह गहरी गहरी सांस ले रही थी। वही जज्बात उसकी पीठ से होता हुआ उसकी कमर तक अपने हाथ फिरा रहा था और साथ ही अपने होठों को उसकी कॉलर बोन से लेकर उसके सीने तक चला रहा था। साथ ही शावर का ठंडा पानी उन दोनों के ऊपर गिर रहा था, पर दोनों की बॉडी के अंदर गर्मी बढ़ती जा रही थी। एहसास ने भारी सांसों के साथ कहा, प्लीज ऐसा मत कीजिए, हमें कुछ हो रहा है। एहसास की आवाज सुनकर जज्बात ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बीवी, तुम्हें क्या हो रहा है। कहते हुए जज्बात के हाथ एहसास की इनर के हुक के पास पहुंच गए थे। यह एहसास होते ही एहसास की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। वही जज्बात उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देख रहा था। वही एहसास ने हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में कहा, आपके हाथ। उसने इतना कहा ही था कि उसे महसूस हुआ कि उसकी इनर का हुक खुल चुका है। इस बात का एहसास करके एहसास का चेहरा गुलाबी हो गया और उसने जल्दी से अपना चेहरा जज्बात के सीने में छुपा लिया। चैप्टर 25 वाई आर यू ब्लशिंग वाइफी, आई एम ऑल योर्स। एहसास और जज्बात अभी भी शावर के नीचे एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। एहसास ने अपना चेहरा जज्बात के सीने में छुपा लिया था। जज्बात की बातें सुनकर उसे काफी ज्यादा शर्म आ रही थी। वही उसकी यह हरकत देखकर जज्बात को हंसी आ रही थी। जज्बात ने एहसास का चेहरा अपने हाथों में भरकर उसे खुद से दूर करते हो कहा, क्या हुआ बीवी, तुम इस तरह से क्यों शर्मा रही हो। वैसे भी हम दोनों हस्बैंड वाइफ है, तो अगर हम दोनों एक साथ नहा भी ले तो ऐसे कौन से बड़ी बात हो जाएगी। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखा और मन ही मन कहा कि कैसी बेशर्मी वाली बात कर रहे हैं। हम भले ही हस्बैंड वाइफ है, पर हमारे बीच में वह सब कुछ नहीं है। सोचते हुए उसके गाल और भी ज्यादा लाल हो गए। एहसास का चेहरा देखकर जज्बात समझ गया था कि वह क्या सोच रही है। उसने एहसास को अपने करीब खींचकर उसके गालों पर किस करते हुए कहा, मुझे पता है कि हमारे बीच में वह कुछ नहीं हुआ जो कि एक हस्बैंड वाइफ के बीच में होना चाहिए, पर कोई बात नहीं, हम यहीं से शुरुआत कर लेते हैं।
एहसास जिसे अपना चेहरा शर्म की वजह से नीचे झुकाया हुआ था, जज्बात की बात सुनकर उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर जज्बात की तरफ देखा और उसकी बात को समझने की कोशिश करने लगी। वही उसका चेहरा देखकर जज्बात ने अगले ही पल उसे दीवार से हटा दिया और उसके होठों को देखने लगा, जिन पर इस वक्त पानी की बूंदें उसके होठों को और भी ज्यादा खूबसूरत बना रखी थी। एहसास का घबराया हुआ चेहरा उसे और भी खूबसूरत बना रहा था, जो जज्बात को अपना कंट्रोल खोने पर मजबूर कर रहा था। जज्बात ने एहसास के होठों के पास अपने होठों को ले जाकर धीमी आवाज में कहा, बीवी आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ, तुम मुझे जानबूझकर सिड्यूस कर रही हो। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घबराकर उसकी तरफ देखा और अपना सर मासूमियत से नामे हिलने लगी। एहसास का इतना करना ही था कि जज्बात का रहा सहा कंट्रोल भी खत्म हो गया। जज्बात ने उसे अपने करीब खींचकर उसके होठों पर अपने होंठ रख लिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। दोनों के ऊपर शावर का पानी गिर रहा था और इस वक्त दोनों के होंठ एक दूसरे से मिले हुए थे। एहसास ने जज्बात के होठों को अपने होठों पर महसूस करके पहले तो उसे खुद से दूर करने की कोशिश की, पर धीरे धीरे वह भी उसकी किस में पिघलती चली गई। जज्बात उसे काफी ज्यादा डिप और इंटेंस किस कर रहा था, साथ ही उसका हाथ एहसास की पूरी बॉडी पर चल रहा था। कुछ देर बाद जब एहसास को सांस लेने में दिक्कत हुई, जज्बात ने उसे छोड़ा। जज्बात के छोड़ते ही एहसास गहरी गहरी सांस लेने लगी। वह पहले से ही हॉफ नेकेड थी और उसकी खुली कमर पर इस वक्त जज्बात अपने हाथ चला रहा था। उसके हाथों को अपनी कमर पर महसूस करके एहसास की हालत खराब हो रही थी। एहसास ने गहरी सांस लेते हुए उसका हाथ अपने हाथों में लेकर ना में इशारा किया, जिसे देखकर जज्बात में उसके पास जाकर मधोशी भरी आवाज में कहा, वाई आर यू ब्लशिंग बीवी, आई एम ऑल योर्स, यू कैन रेसिस्ट मी राइट, सो वाई आर यू स्टॉपिंग मी, आई वॉन्ट टू बी मेक यू माइन। जज्बात की बात पर एहसास ने अपना चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखा। उसकी कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं थी। एहसास को देखकर जज्बात ने उसे झटके से गोद में उठा लिया और बाथटब की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा। एहसास ने भी उसे कुछ नहीं कहा। कुछ ही देर में दोनों बाथटब में थे। एहसास की बॉडी पर अभी भी सिर्फ उसके इनर कपड़े ही थे और जज्बात उसे बाथटब में किस कर रहा था। एहसास पूरी तरह से शर्म से लाल हो चुकी थी, पर जज्बात तो उसे छोड़ने को ही तैयार नहीं था। करीब 1 घंटे के बाद दोनों बाथरूम से बाहर आए। जज्बात के चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट थी। वही एहसास उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। उसके गाल और चेहरा बहुत ही ज्यादा लाल था, जिसे देखकर आसानी से समझा जा सकता था कि जज्बात ने उसे बाथरूम में बहुत परेशान किया है। जज्बात ने पलटकर एहसास की तरफ देखा, जो किसी कछुए की तरह चलते हुए थी। मैं कदमों से क्लोजर की तरफ जा रही थी। उसे देखकर जज्बात ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ बीवी, तुम इस तरह से क्यों शर्मा रही हो? तुमने जो कुछ भी देखा वह सिर्फ तुम्हें देखने के लिए ही था, इसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने उसे खुद से दूर धक्का दिया और भागते हुए क्लोजेट में चली गई। वहीं उसे इस तरह से भागते हुए देखकर जज्बात जोर से हंसने लगा। उसने हंसते हुए अपने बालों में हाथ फिर आया और कहा, माय क्यूट लिटिल वाइफ, तुम सच में कितनी प्यारी हो और इनोसेंट हो और लाइक अ लिटिल डॉल। वही एहसास क्लोजर तुम के दरवाजे पर आकर गहरी गहरी सांस लेने लगी। उसने तेजी से दरवाजा बंद किया और बाथरूम में जो कुछ भी हुआ सोचने लगी। सब कुछ याद करके उसके गाल और भी ज्यादा गुलाबी हो गए। उसने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, जज्बात इतने बेशर्म कैसे हो गए? हम किसे बताएं, वह कितने ज्यादा गंदे हैं। सोते हुए एहसास बाथरूम में जो कुछ भी वही याद करने लगी। सब कुछ याद करके उसकी बॉडी में अपने आप उसे कर्ट की तरह कुछ फ्लो होता हुआ महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके बॉडी का खून ऊपर नीचे हो रहा हो। एहसास ने काफी देर तक वेट किया कि जज्बात बाथरूम से चला जाए, पर तभी उसे इस बात का एहसास हुआ कि वह तो क्लोजेट रूम में है और जब तक जज्बात क्लोजेट में अपने कपड़े चेंज नहीं कर लेता वह बाहर कैसे जा सकता है। एहसास को उसका सामना करने में भी बहुत ज्यादा शर्म आ रही थी। हालांकि जो कुछ भी किया था वह जज्बात ने किया था, पर एहसास अभी भी वह सब कुछ नहीं भुला पा रही थी। एहसास ने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। इस वक्त उसने एक पर्पल कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, जिसमें वह काफी खूबसूरत लग रही थी। उसके गालों पर आज एक अलग ही चमक नजर आ रही थी, शायद जज्बात के प्यार की वजह से। एहसास अपने नाखून चबाते हुए क्लोजेट में घूम रही थी, तभी क्लोजेट के दरवाजे पर जज्बात ने खटखटाते हुए कहा, एहसास दरवाजा खोलो, मुझे देर हो रही है, मुझे ऑफिस भी जाना है। जज्बात की आवाज सुनकर एहसास की आंखें बड़ी बड़ी हो गई और वह बड़ी बड़ी आंखों से दरवाजे की तरफ देखने लगी। उसने खुद से कहा, पर अगर इन्होंने हमें फिर से परेशान किया तो? सोचते हुए वह दरवाजे के पास आ गई। उसने धीमी आवाज में कहा, पहले आप हमें प्रॉमिस करो कि आप हमें परेशान नहीं करोगे, तभी हम दरवाजा खोलेंगे। एहसास की बात सुनकर जज्बात मन ही मन मुस्कुराने लगा। उसने मुस्कुराते हुए बिल्कुल स्ट्रिक्ट आवाज में कहा, एहसास ही मजाक का टाइम नहीं है, मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, जल्दी से दरवाजा खोलो, मेरे पास खुद टाइम नहीं है तुम्हें परेशान करने के लिए, ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है। जज्बात की स्ट्रिक्ट वॉइस सुनकर एहसास ने जल्दी से दरवाजा खोल दिया, क्योंकि उसे आज भी जज्बात से उतना ही डर लगता था जितना पहले। अभी जज्बात उसके साथ नॉर्मल भी हो कुछ ही दिनों से तो कर रहा था, पर उसने जज्बात का शैतान वाला अवतार भी देखा था, जो याद करके एहसास आज भी कांपने लगती थी। एहसास के दरवाजा खोलते ही जज्बात ने एहसास की तरफ देखा।
जो डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देख रही थी जैसे जज्बात उसे कोई पनिशमेंट देने वाला हो। उसका चेहरा देखकर जज्बात समझ गया कि उसकी प्यारी और इनोसेंट सी वाइफ उसकी कठोर आवाज सुनकर घबरा गई है। जज्बात ने मन ही मन कहा, ओ माय गॉड, ये तो बिल्कुल एक छोटी सी बच्ची की तरह है। मुझे ऐसा बिल्कुल क्यूट सी लिटिल डॉल की तरह ट्रीट करना होगा, तभी मेरी यह क्यूट सी बीवी नॉर्मल हो पाएगी। इतना सोचकर जज्बात ने एहसास, जो कि अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी, उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास खींच लिया। एहसास इसके लिए रेडी नहीं थी, इसलिए वह घबराहट गई, पर अगले ही पल उसे खुद पर तो मजबूत हाथों की पकड़ महसूस हुई। एहसास ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो जज्बात मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देख रहा था। एहसास नहीं घबराते हुए कहा, आपने प्रॉमिस किया था कि आप हमें परेशान नहीं करोगे, फिर अब आप ऐसा कैसे कर सकते हो? एहसास ने बिल्कुल मासूम से बच्चे की तरह शिकायत करते हुए कहा। एहसास की बात सुनकर जज्बात में उसके गोरे गोरे गालों पर किस करते हुए कहा, बीवी, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा, पर मैं तुम्हें परेशान कहाँ कर रहा हूँ? मैं तो तुम्हें प्यार कर रहा हूँ ना, और क्या एक हस्बैंड अपनी वाइफ को प्यार नहीं कर सकता? जज्बात की बात सुनकर एहसास चुप हो गई, क्योंकि इस बात का जवाब उसके पास भी नहीं था। एहसास को चुप देखकर जज्बात ने उसे दरवाजे से सटाकर उसके दोनों हाथों को उसके सर के ऊपर करके मुस्कुराते हुए कहा, वैसे मुझे ये बताओ कि तुम हर बार मेरी आवाज सुनकर डर क्यों जाती हो? अब तो मैंने कहा ना कि मैं कभी भी पुराने जज्बात की तरह बिहेव नहीं करूंगा, फिर भी तुम घबराना बंद नहीं कर रही हो। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने अपना मासूम सा चेहरा ऊपर उठकर उसकी तरफ देखकर अपने निचले होंठ को काटते हुए कहा, हमें डर लगता है, पहले भी आप हम पर ऐसे ही गुस्सा करते थे। आपको याद है, हमारी वजह से आप एक बार ऑफिस के लिए लेट हो गए थे, तब आपने हमारे ऊपर गर्म कॉफी फेंक दी थी, हमें बहुत रोना आया था। कहते हुए एहसास की आंखों में सच में आंसू आ गए और उसका चेहरा बिल्कुल किसी डरे हुए बिल्ली के बच्चे की तरह हो गया। एहसास की बात सुनकर जज्बात को भी वह मंजर याद आ गया। उसने एहसास के छोटे से चेहरे को अपने हाथ में भरकर प्यार से कहा, आई नो कि मैं बहुत सारी गलतियां की है जिसे मैं चाहकर भी नहीं बदल सकता। अगर तुम चाहो तो तुम भी मुझ पर गर्म कॉफी फेंककर अपना बदला ले सकती हो, मैं सच में बुरा नहीं मानूंगा। कहते हुए जज्बात सीरियस लग रहा था। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने उसे खुद से दूर करके घबराते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे? आपको चोट लग जाएगी, आपको पता है हमें कितना दर्द हुआ था, आपको भी होगा, हम ऐसा नहीं करेंगे। कहते हुए एहसास ने मासूमियत से उसकी तरफ देखा। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने उसके गाल खींचकर प्यार से कहा, तुम इतनी प्यारी क्यों हो? मैं तुम्हारे साथ इतना सब कुछ किया, फिर भी तुम्हें मेरी परवाह है? एहसास, खुद के लिए जीना सीखो, जो तुम्हारे साथ बुरा करे उसके साथ तुम्हें अच्छा रहने की कोई जरूरत नहीं है। दुनिया में अच्छे लोगों के साथ हमेशा बुरा किया जाता है, इसलिए ज्यादा अच्छा होना भी हमारे खुद के लिए ठीक नहीं होता है। एहसास जज्बात की बात सुनकर एहसास बस अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी। उसने कुछ नहीं कहा। एहसास की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर जज्बात ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, कितनी बार कहा है ऐसी बड़ी बड़ी आंखें करके मत देखा करो, दिल में कुछ कुछ होता है और तुम इतनी स्टूपिड हो कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। जज्बात की बात पर एहसास ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, आपने हमें स्टूपिड कहा? आप जानते हो हमने 12th में टॉप किया था और अब फर्स्ट ईयर में भी हमने सबसे ज्यादा मार्क्स लाए हैं और आप हमें स्टूपिड बोल रहे हो? हम हमारी क्लास में टॉपर हैं। कहते हुए एहसास में एक प्राउड भरी स्माइल के साथ जज्बात की तरफ देखा। एहसास की बात पर जज्बात ने हंसते हुए कहा, तुम कितनी भोली हो, मैं पढ़ाई की बात थोड़ी कर रहा था बुद्धू, मैं तो रोमांस की बात कर रहा था जिसके बारे में तुम्हें दूर दूर तक कुछ नहीं पता। जज्बात की बात पर एहसास में बच्चों की तरह मुंह बनाते हुए कहा, हमें कैसे पता होगा, हम सिर्फ 19 ईयर्स के हैं और वैसे भी हमारा कभी कोई बॉयफ्रेंड भी नहीं था, क्योंकि हमें पढ़ाई पर ध्यान देना था और अपने जबरदस्ती हमसे शादी कर ली, तो हमें अचानक से सब कुछ कैसे आएगा? बोलो आप, आपको तो सब कुछ पता होगा क्योंकि आप तो माया जी से प्यार करते थे ना, और उनके साथ प्यार से भी रहते थे। कहते थे एहसास का चेहरा लटक गया। एहसास के मुंह से माया का नाम सुनकर जज्बात का मूड खराब हो गया। उसने एहसास का चेहरा अपने हाथों में पकड़कर थोड़े गुस्से से कहा, तुम्हें हमारे रोमांस के बीच में उसे डायन का नाम लेने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी मैं अब उससे प्यार नहीं करता, वह बस मेरी एक स्टूपिडिटी थी जो कि मैं बेफिजूल में कर रहा था। मुझे लगता था कि मैं उससे प्यार करता हूं, पर वह मेरे क्या किसी के भी प्यार के लायक नहीं है। समझ आया तुम्हें? इसलिए अगली बार से अपने छोटे से दिमाग में यह बात बिता लो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूं, किसी और के साथ मेरा नाम ना तो तुम जोड़ोगी ना ही किसी को जोड़ने दोगी। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने खुशी भरे एक्सप्रेशन के साथ कहा, आप सच में अब उनसे प्यार नहीं करते हो ना? कहते हुए उसकी आंखें चमक रही थी। वही एहसास का सवाल सुनकर जज्बात में उसके सर पर मारते हुए कहा, स्टूपिड लड़की, मैंने अभी वही तो कहा कि मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। चैप्टर 26, प्रतिभा और चैतन्य की बर्बादी की शुरुआत। जज्बात के मुंह से ये सुनकर कि माया की अहमियत उसके लाइफ में ना के बराबर है, एहसास को ऐसा लग रहा था जैसे वह सपना देख रही हो, क्योंकि 1 महीने पहले जज्बात ने उसी के सामने कहा था कि उसके लिए माया उसका सब कुछ है और वह सिर्फ उसे अपनी बीवी बनाकर टॉर्चर करने के लिए लाया है।
सब कुछ याद करके एहसास नहीं खुशी भरी आवाज में कहा, हमें कभी नहीं लगा था कि आप कभी इस तरह से हमारे साथ बात करोगे। हमने तो हमेशा यही सोचा था कि आप दादी माँ की मौत की वजह से हमें जिंदगी भर तकलीफ दोगे, दर्द दोगे, और हम वह दर्द बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार थे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमने आपसे, आरजू से, अरमान भाई से, अंश भाई से, दक्ष भाई से उनकी दादी चीनी है। कहते हुए एहसास की आंखों में दोबारा आंसू आ गए। वहीं एहसास की बात सुनकर जज्बात ने उसे अपने पास खींचते हुए कहा, बकवास बंद करो, मैंने कहा था ना, मुझे पता है कि तुमने कुछ नहीं किया। दादी की मौत के पीछे तुम्हारा नहीं किसी और का हाथ था, और बहुत जल्दी मैं उस इंसान को उसकी असली औकात दिखाकर रहूंगा। इसलिए हर छोटी बात पर यह गंगा जमुना बहाना बंद कर दो, क्योंकि मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू बिल्कुल भी पसंद नहीं है। समझ आया तुम्हें स्टूपिड गर्ल। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने मुंह बनाते हुए कहा, आप हमें स्टूपिड मत बोलो, हम स्टूपिड नहीं हैं, हम अपनी क्लास की सबसे इंटेलिजेंट लड़की है। जज्बात ने एहसास के नाक पर किस करते हुए कहा, ओ कि तुम सबसे इंटेलिजेंट हो, अब चलो, हमें देर हो रही है। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने जज्बात की तरफ देखा और अगले ही पल अपनी आंखों पर अपने दोनों हाथ रख लिए, क्योंकि जज्बात ने इस वक्त सिर्फ लोअर पहना हुआ था, उसकी ऊपर की बॉडी नेकेड थी। और इतनी देर से जज्बात के साथ बात करने की वजह से एहसास को इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि जज्बात ने कुछ नहीं पहना है। वही जब जज्बात ने देखा कि एहसास ने किस तरह से अपना चेहरा छुपाया है, उसने कहा, क्या हुआ? एहसास ने बंद आंखों के साथ कहा, आपने कपड़े नहीं पहने हैं, आप ऐसे ही नीचे आओगे। एहसास की बात सुनकर जज्बात ने हंसते हुए एक शर्ट निकालकर पहन ली। कुछ ही देर में वह अपने ऑफिस के कपड़ों में रेडी हो चुका था, और हमारी क्यूट सी एहसास अभी भी अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा कर खड़ी थी। जज्बात ने पलटकर एहसास की तरफ देखा और हंसते हुए उसे पीछे से कमर से पकड़ लिया। उसने एहसास के कंधे पर किस करते हुए कहा, तुम इतनी क्यूट क्यों हो? मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे जैसे चाहे वैसे देख सकती हो, और तुम तो ऐसे शर्मा रही हो जैसे बाथरूम में तुमने कुछ देखा ही नहीं। उसने इतना कहा ही था कि एहसास ने जल्दी से अपना हाथ चेहरे से हटकर गुस्से भरी आवाज में कहा, आप कितने गंदे हो, आप हमें परेशान क्यों कर रहे हो? चलो जल्दी से, कहते हुए एहसास रूम से बाहर भाग गई। जज्बात भी अपने बालों में हाथ फेरता हुआ रूम से बाहर आ गया। कुछ देर बाद डाइनिंग रूम में इस वक्त जज्बात हेड चेयर पर बैठा हुआ था और उसके बगल में एहसास बैठी हुई थी। एहसास के बगल में आरजू और जज्बात की दूसरी साइड की पहली कुर्सी पर अरमान, अरमान के बगल में अंश और उसके बगल में दक्ष। अभी तक प्रतिभा और चैतन्य नीचे नहीं आए थे। सभी लोग हैरान थे, क्योंकि जज्बात हमेशा हेड चेयर पर प्रतिभा को बिठाता था, पर आज वह खुद वहां पर बैठा था। सभी लोग ये देखना चाहते थे कि इस पर प्रतिभा का क्या रिएक्शन होगा। अरमान, आरजू, दक्ष और अंश मन ही मन खुश थे, क्योंकि उन्हें प्रतिभा का उस कुर्सी पर बैठना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, पर वह चाहकर भी जज्बात के खिलाफ नहीं जा सकते थे। अभी वह लोग सो ही रहे थे कि तभी उन्हें कदमों की आवाज सुनाई दी। सबने पलट कर देखा तो प्रतिभा और चैतन्य एक दूसरे के साथ बात करते हुए डाइनिंग रूम के अंदर आ रहे थे। प्रतिभा ने सबकी तरफ देखकर एक झूठी मुस्कुराहट के साथ कहा, गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रतिभा की बात पर आरजू ने अपने मुंह में सैंडविच का बाइट लेते हुए कहा, तुम्हारी शक्ल देख ली, अब काहे की गुड मॉर्निंग? उसने यह बात बिल्कुल भी धीरे से नहीं कही थी। वही उसकी बात सुनकर प्रतिभा के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। चैतन्य गुस्से से कहा, आरजू तमीज से बात किया करो, बड़ी माँ है वह तुम्हारी। चैतन्य की बात पर आरजू ने उसे एक नकली से मुस्कुराहट के साथ उसे देखते हुए कहा, प्यारे चैतन्य भैया, ना ही वह मेरी बड़ी माँ है और ना ही आप मेरे भाई, तो मुझे ज्यादा तमीज सिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे आपके साथ इसी तरह से बात करनी है। आरजू की बात सुनकर चैतन्य ने गुस्से से जज्बात की तरफ देखने हुए कहा, जज्बात भाई आप इसे कुछ कहा क्यों नहीं रहे हैं? आप तमीज भूल गई है ये लड़की। चैतन्य की बात सुनकर जज्बात, जिसने बिल्कुल भी उन लोगों पर ध्यान नहीं दिया था, उसने अपना चेहरा ऊपर उठकर नॉर्मल आवाज में कहा, उसकी बात को सीरियसली क्यों ले रहे हो? बच्ची है वह। जज्बात को इस बात को इतना कैजुअल वे में लेते हुए देखकर चैतन्य और प्रतिभा ने हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखा। आज से पहले जब कभी कोई उनके साथ बदतमीजी से बात करता था तो जज्बात इस वक्त उस इंसान की क्लास लगा लेता था, पर आज उसने आरजू को कुछ नहीं कहा, इनफैक्ट उसका साथ भी दे रहा था। प्रतिभा ने उदासी भरी आवाज में कहा, कोई बात नहीं जज्बात बेटा, मैं समझती हूँ आरजू हमारी ही बच्ची है। इतना कहकर उन्होंने जज्बात की तरफ देखा और मन ही मन कहा, आज ये यहाँ क्यों बैठा है जहाँ पर मैं बैठती हूँ? उन्होंने नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, जज्बात तुम वहां पर क्यों बैठे हो बेटा? फिर उन्होंने खुद से कहा, कोई बात नहीं, तुम वहां पर बैठ जाओ, मैं कहीं और बैठ जाती हूँ। इतना कहकर वह चुपचाप दक्ष के बगल में आकर बैठ गई। दक्ष ने उनकी तरफ देखकर नकली मुस्कुराहट के साथ कहा, वह क्या है ना बड़ी मॉम भाई, इसलिए उस कुर्सी पर बैठे हैं क्योंकि वह घर के हेड इंसान की कुर्सी है, और हमारे घर में सबसे इंपॉर्टेंट शख्स तो भाई ही है ना। आप और आपका बेटा तो साइड करेक्टर हो, जो कि बस भाई के रहमो करम पर इस घर में पल रहे हैं। दक्ष की बात सुनकर प्रतिभा जी ने गुस्से से कहा, दक्ष तमीज में रहकर बात करो, जज्बात बेटा है मेरा, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में इस तरह से बात करने की? चैतन्य अब तक बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। उसने गुस्से से कहा, जज्बात क्या अब तुम इस दक्ष को भी कुछ नहीं कहोगे क्या? ये भी तुम्हारी नजरों में बच्चा है?
चैतन्य ने की बात सुनकर जज्बात ने अपना चेहरा ऊपर उठकर इरिटेटेड होते हुए कहा, आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मेरे भाई बहन अभी बच्चे ही हैं, अगर उन्होंने कुछ कह भी दिया तो इसमें इतना ओवर रिएक्ट करने की क्या जरूरत है? और वैसे भी उन लोगों ने कुछ गलत नहीं कहा, तुम और तुम्हारी मॉम इस घर में सिर्फ इसलिए हो क्योंकि मैंने उन्हें अपनी मॉम माना था। जज्बात की बात सुनकर प्रतिभा और चैतन्य हैरानी से उसकी तरफ देखने लगे। प्रतिभा जी ने अपनी आंखों में आंसू भरते हैं कहा, जज्बात तुम कैसी बातें कर रहे हो बेटा, मैं तुम्हारी मां हूं, क्या मुझसे कुछ गलती हो गई है जो तुम मुझसे नाराज हो? प्रतिभा जी ने मगरमच्छ के आंसू बहते हुए कहा। वही उनकी बात सुनकर जज्बात के चेहरे पर एक शातिर मुस्कुराहट आ गई। उसने मुस्कुराते, नहीं मॉम, आपसे कोई गलती नहीं हुई है और मैंने कब कहा कि मैं आपसे नाराज हूं? मैं तो बस सच का साथ दे रहा था और आपने ही तो कहा था ना, सच चाहे कड़वा क्यों ना हो पर हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। मैं आपके ही दिखाए हुए रास्ते पर चल रहा हूं मॉम, आपको तो मुझ पर प्राउड फील करना चाहिए। जज्बात की बात सुनकर प्रतिभा कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वही चैतन्य ने की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी पर वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। उसने गुस्से से जज्बात के बगल में बैठी एहसास की तरफ देखा और खुद से कहा, सारी प्रॉब्लम की जड़ यही लड़की है, कितनी कोशिश की थी इसे अपना बनाने की पर यह लड़की पतिव्रता नारी निकली, जबकि इसका पति इसे इतना टॉर्चर करता था। पर अब इसकी खूबसूरती में ये जज्बात भी बह गया। पर कोई बात नहीं जज्बात मल्होत्रा, बहुत जल्दी तुम्हारे हाथों से तुम्हारी के खूबसूरत दीदी छूटने वाली है क्योंकि अब चैतन्य बजाज की नज़र इस पर पड़ चुकी है। चैतन्य ने मन ही मन कहा और शैतानी मुस्कुराहट के साथ एहसास की तरफ देखने लगा। वही एहसास चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसने एक बार भी अपना चेहरा ऊपर उठकर किसी की तरफ नहीं देखा था। ब्रेकफास्ट होने के बाद जज्बात ने एहसास के पास आकर उसके माथे पर किस करते हुए कहा, मैं ऑफिस जा रहा हूं, तुम आरजू के साथ कॉलेज चली जाना। जज्बात की बात सुनकर एहसास ने आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा, क्या सच में हम कॉलेज जा सकते हैं? एहसास की बात पर जज्बात ने उसके गाल खींचते हुए कहा, मैंने कहा ना तुम कॉलेज चली जाना, इसका यही मतलब है कि तुम अब से कॉलेज जा सकती हो। शादी के बाद से जज्बात ने एहसास का कॉलेज जाना बंद कर दिया था। एहसास हमेशा से पढ़ाई में आगे रही थी और उसे हमेशा से कुछ बनाना था, पर जज्बात के कॉलेज छुड़वाने के बाद उसे कभी नहीं लगा था कि वह अपने सपने पूरे कर पाएगी। आरजू को भी उसके लिए बहुत बुरा लगता था। जज्बात की बात सुनकर आरजू ने उसके पास आकर उसके गाल पर किस करते हुए कहा, लव यू भाई, आप बहुत अच्छे हो, थैंक यू सो मच। आप नहीं जानते कि बिना इसके मुझे कॉलेज में कितनी परेशानी होती थी, मैं कितनी मुश्किल से कॉलेज जाती थी। दिल तो करता था कि वापस भागकर आ जाओ पर अब सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो चुकी है, अब मेरी जान भी मेरे साथ कॉलेज जाएगी। आरजू और एहसास के चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर जज्बात ने प्यार से कहा, ठीक है, तुम दोनों ड्राइवर के साथ चली जाना और ज्यादा शैतानी मत करना। जज्बात की बात सुनकर एहसास और आरजू ने अपना सर हिलाया। जज्बात ने एहसास को अपने पास खींचकर धीमी आवाज में कहा, किसी लड़के के पास जाने के बारे में सोचना भी मत और याद रखना मेरे अलावा कोई लड़का तुम्हें छुए कि मुझे बर्दाश्त नहीं। अगर गलती से भी ये गलती तुमने कर ली तो फिर इसका खामियाजा तुम्हें भुगतना होगा। मैं तुम्हें ऐसा नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें बहुत बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। इतना कहकर जज्बात ने अपने होठों से एहसास के गालों को छू लिया। वहीं पनिशमेंट की बात सुनकर एहसास ने घबराते हुए कहा, हम आप जैसा कहेंगे वैसा करेंगे, प्लीज आप हमें कोई पनिशमेंट मत देना। एहसास के चेहरे पर डर देखकर जज्बात ने उसके गाल खींचते देख, अगर तुम गलती करोगी ही नहीं तो पनिशमेंट का सवाल ही पैदा नहीं होगा, इसलिए गलती ही मत करना। जज्बात की बात पर एहसास ने कहा, ओके, आपने जो कहा हम सब समझ गए। कुछ देर बाद एहसास और आरजू दोनों कॉलेज के लिए निकल गई। अंश अस्पताल के लिए निकल गया, दक्ष अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए निकल गया और अरमान जज्बात के साथ ऑफिस के लिए निकल गया। चैतन्य ने गुस्से से प्रतिभा जी की तरफ देखते हुए कहा, मोम देखा आपने, आज जज्बात ने हमें एहसास कर ही दिया कि इस घर में हमारी कोई औकात नहीं है। मैं हमेशा कहता था कि उसे आपसे कोई प्यार नहीं है, वह बस दिखावा करता है और अब वह धीरे धीरे इस दिखावे को भी खत्म कर रहा है। चैतन्य की बात सुनकर प्रतिभा ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि उसे क्या हुआ है पर आज जिस तरह से उसने मेरे साथ बात की है मुझे डर है कि कहीं कुछ दिनों में वह हमें घर से भी धक्के मारकर निकाल ना दे। हमें कुछ भी करके उसे दोबारा अपने काबू में करना ही होगा। प्रतिभा की बात सुनकर चैतन्य ने कहा, ठीक है मोम, फिलहाल मैं ऑफिस जाता हूं, मैं पिछले एक हफ्ते से ऑफिस नहीं गया, कहीं ऐसा ना हो कि उसे मेरे किए गए कांड के बारे में पता चल गया जाए। चैतन्य की बात सुनकर प्रतिभा ने कहा, ठीक है, जो ऑलरेडी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम चल रही है अब एक और प्रॉब्लम को हम ऑफवर्ड नहीं कर सकते। प्रतिभा की बात सुनकर चैतन्य भी ऑफिस के लिए निकल गया। मल्होत्रा कॉरपोरेशन। जज्बात इस वक्त अपने के दिन में बैठा हुआ था और एक इम्पोर्टेंट फाइल को पढ़ रहा था, तभी तेजी से उसके केबिन का दरवाजा खुला और चैतन्य ने चिल्लाते हुए कहा, जज्बात यह क्या है? इस तरह से बिना इजाजत के चैतन्य को केबिन के अंदर चिल्लाते हुए आते हुए देखकर जज्बात की आंखें गुस्से से लाल हो गई। उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो सामने चैतन्य गुस्से से तमतमाया हुआ खड़ा था। चैतन्य ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे नॉर्मल कलीग के बीच शिफ्ट करने की? मैं फाइनेंस डिपार्टमेंट का हेड था और तुमने मुझे सीधा फर्स्ट फ्लोर के कलीग के साथ शिफ्ट कर दिया।
फर्स्ट फ्लोर पर इंटर लोगों को रखा जाता था जिनकी सैलरी मुश्किल से 30,000 थी और चैतन्य पहले जिस डिपार्टमेंट के में काम करता था वहां की 4 सैलरी 2 लाख से ऊपर थी। चैतन्य की बात सुनकर जज्बात ने गुस्से से कहा, अपनी औकात मत भूलो चैतन्य बजाज, तुम मेरे बॉस नहीं बल्कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ, इसलिए मेरे सामने अपनी जबान खोलने से पहले 1000 बार सोच लो। और यह मेरा ऑफिस है, मैं जहाँ चाहूँ तुम्हें शिफ्ट करवा सकता हूँ, इसलिए यहाँ से चुपचाप दफा हो जाओ वरना मैं गार्ड से कहकर धक्के मारकर तो मैं निकलवाऊंगा। चैप्टर 27 एहसास का पहला प्यार। जज्बात के इस तरह से चिल्लाने की वजह से चैतन्य ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया क्योंकि वह जानता था कि अगर जज्बात चाहे तो उसे इस ऑफिस से धक्के मारकर निकलवा सकता है और इस वक्त वह जज्बात के सामने ऊंची आवाज में बात करने की कंडीशन में नहीं था। चैतन्य ने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, देखो जज्बात, मैं जानता हूं कि तुम इस ऑफिस के बॉस हो पर तुम ये भूल रहे हो कि मैं तुम्हारा भाई हूं, तो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? आखिर मेरी गलती क्या है जो तुमने मुझे डिपार्टमेंट की हेड की पोस्ट से हटा दिया? तुम सोच भी रहे हो कि जब सबको पता चलेगा कि तुमने मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड की पोजीशन से हटा दिया है तो मेरी पूरे ऑफिस में क्या इमेज रह जाएगी? सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे, वह भी यह जानते हुए कि तुम मेरे भाई हो। अगर तुमने मेरे साथ यह सब किया तो बाकी लोग मेरी क्या ही इज्जत करेंगे? जज्बात प्लीज। चैतन्य की बात सुनकर जज्बात ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो तुम्हें अब ये बात याद आ रही है कि तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड? जज्बात की बात पर चैतन्य ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, मतलब आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? चैतन्य की बात पर जज्बात ने आगे जाकर उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, अगर तुम फाइनेंस डिपार्टमेंट के हेड हो तो हफ्ता हफ्ता कहाँ गायब रहते हो? फाइनेंस डिपार्टमेंट में पूरे 10 करोड़ की हेराफेरी मिली है, अब क्या तुम मुझे इसका जवाब दे सकते हो? सच तो मुझे पता है, बस मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूं। चैतन्य। जज्बात के मुंह से 10 करोड़ की हेराफेरी की बात सुनकर चैतन्य की हालत खराब हो गई, उसके मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वही जज्बात ने जब चैतन्य के चेहरे के उड़े हुए रंग देखा उसने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों तुम्हारा चेहरा क्यों सफेद पड़ गया? ऐसा लग रहा है जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली। जज्बात की बात पर चैतन्य ने घबराते हुए, जज्बात वह मुझे एक इम्पोर्टेंट काम है, मैं अभी आता हूँ, इतना कहकर चैतन्य जैसे ही जाने को हुआ जज्बात ने उसे रोकते हुए कहा, चैतन्य मैं लास्ट वार्निंग दे रहा हूँ, इस बार तो मैंने तुम्हारा डिमोशन किया है पर नेक्स्ट टाइम तुम सीधा मल्होत्रा कॉर्पोरेशन के बाहर निकाल दिए जाओगे, इसलिए अपनी यह चालाकियां करना बंद कर दो क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम इतने सालों से ऑफिस में क्या कर रहे हो और क्या नहीं। पहले ही मैंने ये सब कुछ इग्नोर किया था पर अब ऐसा नहीं होगा। जज्बात की बात सुनकर चैतन्य ने खुद से कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? जज्बात को कैसे सब कुछ पता चल सकता है? चैतन्य को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे पर इस वक्त उसे यहाँ से निकलना ही बेहतर लगा, इसलिए वह तेजी से जज्बात की बात खत्म होते ही उसके केबिन से बाहर चला गया। वहीं चैतन्य के जाने के बाद जज्बात ने खुद से कहा, अब तुम्हें पता चलेगा जज्बात, मल्होत्रा से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है? चैतन्य बजाज कहते हुए जज्बात ने अपना मोबाइल उठाकर किसी को कॉल करते हुए कहा, उसे 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं मिलनी चाहिए और अगर उसने तुम पर अपना हुक्म चलाने की कोशिश की तो उसे सीधे सीधे ऑफिस से निकलने की धमकी दे देना, मैं तुम्हें पूरे पावर देता हूं, उसके साथ जैसे चाहे भी है वह कर सकते हो और याद रखना उसे ओवर टाइम करने पर मजबूर करना है तुम्हें। जज्बात की बात सुनकर दूसरी तरफ से किसी ने कुछ कहा जिसे सुनकर जज्बात ने कॉल कट कर दिया और शैतानी मुस्कुराहट के साथ कुछ सोचने लगा। दूसरी तरफ मुंबई इंटरनेशनल कॉलेज। मुंबई का ये सबसे बड़ा कॉलेज था, यहाँ पर अमीर घर के बच्चे ज्यादातर पढ़ने के लिए आते थे और जो बच्चे अमीर परिवार से नहीं होते थे वह काफी ब्रिलियंट स्टूडेंट होते थे जो कि स्कॉलरशिप के भरोसे यहाँ पर पढ़ने के लिए आते थे क्योंकि इस कॉलेज की फीस अफोर्ड करना हर किसी के बस की बात नहीं थी। एहसास की एडमिशन भी स्कॉलरशिप की वजह से ही इस कॉलेज में हुई थी और यहाँ आते ही उसकी दोस्ती साक्षी और आरजू से हो गई थी। गेट के बाहर एक बड़ी सी लग्जरियस रेंज रोवर आकर रुकी और उसमें से आरजू और एहसास बाहर आए। आरजू ने इस वक्त एक ब्लू कलर की रिपोर्ट जीन्स और ऊपर ब्लैक कलर की टी शर्ट डाली हुई थी, वह बिल्कुल किसी टॉमबॉय की तरह लग रही थी, उसने बालों का हाई पोनीटेल बंधा हुआ था। वही उसके बगल से एहसास बाहर निकली, उसने इस वक्त एक व्हाइट कलर का अनारकली सूट पहना हुआ था, कानों में बड़े बड़े झुमके और लंबे खुले बाल, चेहरे पर हल्का सा मेकअप और होठों पर पिंक लिपस्टिक, इतनी सिंपल लुक में कमायत लग रही थी। उसे देखते ही कोई भी उसका दीवाना बनने से खुद को रोक न पाए। उन दोनों के उतरते ही गाड़ी वहां से तेजी से निकल गई। आरजू ने एहसास का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो भाभी जी, आज फाइनली इतने दिनों बाद कॉलेज को आपके दर्शन होंगे। आरजू की बात सुनकर एहसास ने उसके कंधे पर मारते हुए कहा, बकवास बंद करो। आरजू एहसास की बात सुनकर आरजू ने दर्द में होने की एक्टिंग करते हुए कहा, कैसी भाभी हो तुम, अपनी नंद को कोई ऐसी मारता है भला? आरजू की बात सुनकर एहसास ने उसे अपनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरते हुए कहा, आरजू मुझे भाभी मत कहो, मैं नहीं चाहती कि किसी को पता चले कि मेरी शादी हो चुकी है, मुझे काफी अजीब लगेगा। एहसास की बात सुनकर आरजू ने कहा, वह तो तुम नहीं चाहती कि किसी को तुम्हारी शादी के बारे में पता चले, पर सोचो जब सबको पता चलेगा कि तुम द ग्रेट जज्बात मल्होत्रा की बीवी हो, पूरे कॉलेज में कोई तुम पर नजर उठाकर देखने की भी हिम्मत नहीं करेगा।
और वह लड़कियां जो तुम्हें परेशान करती है, एक मिडिल क्लास होने के ताने देती है, वह तुम्हारे सामने अपना सर उठाकर चलने के लायक भी नहीं बचेंगी, फिर तुम क्यों ये बात सबसे छुपाना चाहती हो? आरजू की बात सुनकर एहसास ने उसका हाथ पकड़कर अंदर की तरफ चलते हुए कहा, क्योंकि मुझे बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, फालतू चीजों पर नहीं। और वैसे भी कुत्ते अगर भौंकते रहेंगे तो हम थोड़ी उनकी तरह ही भौंकेंगे। उन्हें जो कहना है कहने दो, मुझे किसी की बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस अपने सपने पूरा करना चाहती हूँ, सपनों की उड़ान भरना चाहती हूँ। एहसास की बात सुनकर आरजू के चेहरे पर स्माइल आ गई। दोनों गेट से अंदर की तरफ जा रही थी, वही रास्ते में सभी लड़के पलट पलट कर एहसास को देख रहे थे। एहसास उन सभी को इग्नोर कर रही थी, वह बस आरजू के साथ बातें कर रही थी। वही आरजू घूर घूर कर उनको देख रही थी, जैसे आंखों से ही उन सबको जला देगी। तभी पीछे से किसी ने एक साथ उन दोनों को गले से लगाते हुए कहा, तुम दोनों मुझे भूल गई। इस आवाज को सुनते ही दोनों ने पलट कर देखा तो उनके पीछे साक्षी खड़ी थी। साक्षी को देखते ही एहसास के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। वही आरजू ने मुंह बनाते हुए कहा, हम क्यों तुझे याद करेंगे, हम तो दोनों मिलकर ही मस्ती करने वाले थे। अब तू कबाब में हड्डी बनकर आ ही गई है तो हम क्या ही कर सकते हैं। आरजू की बात सुनकर साक्षी जो कि मुस्कुरा रही थी, उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने आरजू को घूरते हुए कहा, तुम्हारी यह जबान कड़वे करेले की तरह ही रहेगी। साक्षी की बात पर आरजू ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, क्योंकि करेला सेहत के लिए अच्छा होता है। वह क्या है ना, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें डायबिटीज हो जाए, इसलिए मैं मीठा नहीं बोलती। आखिर मैं तुम्हारी परवाह जो करती हूँ। आरजू की बात सुनकर साक्षी के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वही उन दोनों को दोबारा लड़ाई करते हुए देखकर एहसास ने कहा, प्लीज लड़ाई मत करो ना, आज हम कितने दिनों बाद कॉलेज आए हैं और तुम दोनों इस तरह से लड़ाई करके हमारा मूड खराब करना चाहती हो, प्लीज हमारे लिए मत लड़ो। साक्षी और आरजू ने एहसास की बात सुनकर उसकी तरफ देखा। एहसास बहुत ही क्यूट सा चेहरा बनाकर उन दोनों की तरफ देख रही थी। एहसास को देखकर साक्षी ने उसके गाल पर किस करते हुए कहा, वह मेरी जान एहसास, तू इतनी क्यूट क्यों है, तुझे देखते ही दिल करता है कि मेरे गाल खा जाऊं। काश मैं लड़का होती तो कभी तुझे अपने हाथ से नहीं जाने देती। साक्षी की बात सुनकर आरजू ने उसे घूरते हुए कहा, सोचना भी मत, वरना अगर भाई को पता चल गया कि तुम एहसास के बारे में ऐसा कुछ सोच रही हो तो भाई तुम्हें छोड़ेंगे। तुम जानती नहीं कि मेरा भाई कितना पजेसिव है अपनी बीवी को लेकर, वह तो मुझे भी इसे किस नहीं करने देता, फिर तुम किस खेत की मूली हो। आरजू की बात सुनकर साक्षी ने उसे घूरते हुए कहा, मैं किसी भी खेत की मूली की हूं ना बन जाऊं, तुम्हें इसमें इंटरफेयर करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसी भी हूं बेस्ट हूं, और फैक्ट तुमसे तो बेस्ट ही हूं। तुम तो बिल्कुल लड़का बनाकर कॉलेज आती हो, कोई लड़का तुम्हें देखकर भाव डालने के बारे में सोचेगा कैसे? मुझे तो कभी कभी लगता है कि तुम हमेशा कुंवारी ही रहोगी, क्योंकि लड़के तुम्हें देखते ही भाग जाते हैं। और अब जब एहसास हमारे साथ है तो उसे छोड़कर किसी और का हमें देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे तो फिर भी एक आध लड़का देख लेगा, पर तुम्हें कोई नहीं देखने वाला। साक्षी की बात सुनकर आरजू ने उसे घूरते हुए कहा, बकवास बंद करो, वैसे भी मुझे फर्क नहीं पड़ता कोई मुझे देखे या ना देखे, और फैक्ट मैं खुद नहीं चाहती कि कोई लड़का मुझे देखे। अब यहाँ पर टाइम पास मत करो और चलो, क्लास के लिए हमें देर हो जाएगी। कहते हुए आरजू एहसास का हाथ पकड़कर तेजी से सामने की तरफ चलने लगी। साक्षी ने कहा, अरे रुको, इतना कहकर उसने भी एहसास का दूसरा हाथ पकड़ लिया। इस वक्त तीनों कैंपस से होती हुई अपने क्लास की तरफ जा रही थी। सभी लोग उन तीनों को ही देख रहे थे, या फिर कह सकते हैं एहसास को ही देख रहे थे। एहसास बात करते हुए मुस्कुरा रही थी, उसकी वह मुस्कुराहट इतनी ज्यादा प्यारी थी कि कोई भी उससे पर से अपनी नजरें नहीं हटा पा रहा था। अभी वो लोग कुछ दूर ही गई थी कि उन्हें सामने एक भी हद हैंडसम सा लड़का नजर आया, जिसके पास काफी सारी लड़कियां थी और वह उसके पास जाने की कोशिश कर रही थी। उससे देखकर तीनों अपनी जगह पर ही रुक गई। आरजू और साक्षी ने एक साथ एहसास की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर उसे देखकर काफी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ गए थे। आरजू ने कहा, एहसास देख, तेरा क्रश कैसे मधुमक्खियां के बीच में घिरा हुआ है। साक्षी ने आरजू को घूरते हुए कहा, आरजू कैसे बातें कर रही है तू, पहले एहसास की शादी नहीं हुई थी पर अब जज्बात भाई से उसकी शादी हो चुकी है, तो अखिल पर जो उसका क्रश था वह खत्म हो गया होगा। आखिर जज्बात भाई के सामने अखिल 10% भी हैंडसम नहीं है। साक्षी की बात सुनकर आरजू ने कहा, बकवास बंद कर, वैसे भी उनकी शादी जिस कंडीशन में हुई थी उस कंडीशन में इतनी जल्दी एहसास का भाई को पसंद करना इम्पॉसिबल है। और रही बात क्रश की, तो वह क्रश कम पहला प्यार ज्यादा था, और पहला प्यार भुलाया नहीं जाता मेरी जान। कहते हुए आरजू ने एहसास की तरफ देखा, जो कि अपने खाली एक्सप्रेशन के साथ अखिल को देख रही थी। अखिल आरजू, साक्षी और एहसास का सीनियर था, जो कि कॉलेज में सबसे ज्यादा फेमस लड़का था। लड़कियां उसकी दीवानी थी और लड़कियों की तरह ही एहसास को भी उस पर जबरदस्त वाला क्रश था। एहसास उसे दूर से ही देखकर खुश हो या जाया करती थी, क्योंकि उसके पास जाकर उससे बात करने की उसकी हिम्मत नहीं थी। आरजू और साक्षी हमेशा उससे अखिल के नाम से चिढ़ती थी, पर अब जब एहसास की शादी उनके भाई से ही हो चुकी थी तो दोनों देखना चाहती थी कि अखिल को देखकर एहसास का क्या रिएक्शन होगा। पर उन दोनों की बात पर एहसास ने कुछ नहीं कहा था। तभी अखिल, जो कि लड़कियों के साथ बात कर रहा था, उसने उनमें से एक के कान में कुछ कहा और हंसता हुआ सामने की तरफ अपने कदम बढ़ने लगा।
जैसे ही वह उसे जगह से पलटा उसका ध्यान सीधा एहसास पर गया। एहसास को देखते ही वह अपनी जगह पर ही रुक गया। वही जब आरजू ने देखा कि अखिल की नजरें भी एहसास पर है, उसने अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर खुद से कहा, हे भगवान प्लीज 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 एहसास के दिल में अब अखिल के लिए कुछ ना हो, वरना भाई क्या करेंगे मुझे खुद नहीं पता। मैंने भाई की आंखों में एहसास के लिए जुनून पागलपन देखा है। मैं अपने भाई का गुस्सा दोबारा अपनी प्यारी सी बेइज्जती को झेलते हुए नहीं देख सकती। आई नो कि इतनी जल्दी किसी के लिए दिल से फीलिंग्स नहीं जाती, पर प्लीज भगवान जी आप एहसास के दिल से अखिल के लिए फीलिंग खत्म कर दो। आरजू मन ही मन ये सब कुछ कह रही थी। वही एहसास लगातार अखिल को ही देख रही थी। अखिल भी धीरे धीरे उन लोगों की तरफ ही अपने कदम बढ़ा रहा था। साक्षी ने एहसास की तरफ देखा और कहा, कहीं सच में यह अभी भी अखिल से प्यार तो नहीं करती? अगर ऐसा हुआ तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। है भगवान जी प्लीज ऐसा ना हो। वहीं अखिल एहसास को देखकर मन ही मन सोच रहा था, एहसास ये तो आज और भी ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही है, बिल्कुल किसी प्रिंसेस की तरह। सोचते हुए अखिल उन लोगों की तरफ से अपने कदम बढ़ा रहा था। चैप्टर 28 जज्बात ने देखा अखिल की बाहों में एहसास को। अखिल को अपनी तरफ आते हुए देखकर एहसास की धड़कन भी तेज हो गई थी। 1 महीने पहले तक वह अखिल के पीछे पूरी तरह से पागल थी, पर इस वक्त वह एक शादीशुदा औरत थी। सब कुछ सोचकर एहसास की घबराहट बढ़ रही थी। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। वही एहसास के चेहरे के एक्सप्रेशन साक्षी और आरजू अच्छे से देख पा रही थी। वह देखना चाहती थी कि इस सिचुएशन का सामना एहसास कैसे करती है। हालांकि वह एहसास को यहां से लेकर जा सकती थी, पर उन्हें भी देखना था कि एहसास अपनी शादी को लेकर कितनी लॉयल है। अब तक अखिल उनके पास चला हुआ आ गया था। उसने एहसास के पास आकर मुस्कुराते हुए कहा, नाइस टू मीट यू। एहसास तुम कहाँ थी? पिछले 1 महीने से मैंने तुम्हें एक बार भी क्लास में नहीं देखा। अखिल का सवाल सुनकर एहसास में उसकी तरफ देखा पर कुछ नहीं कहा। अखिल हमेशा से सबके साथ अच्छे से बिहेव करता था। एहसास के साथ उसकी ज्यादा बातें नहीं होती थी, क्योंकि एहसास उसके सामने जाते ही काफी ज्यादा नर्वस हो जाया करती थी, पर अखिल हमेशा ही उसके साथ पोलाइट बिहेव करता था। एहसास को चुप देखकर अखिल ने कहा, एहसास मैंने कुछ पूछा? तुम पिछले 1 महीने से कॉलेज क्यों नहीं आ रही थी? अखिल के सवाल को सुनकर आरजू ने उसकी तरफ देखकर एक नकली सी मुस्कुराहट के साथ कहा, मिस्टर अखिल श्रीवास्तव, अगर एहसास आपको जवाब नहीं दे रही है तो आपको यह नहीं लगता कि आपके यहाँ से जाना चाहिए? बेफिजूल में आप उसके पीछे क्यों पड़े हैं? अखिल जो कि एहसास की तरफ देखकर अब तक मुस्कुरा रहा था, आरजू की बात सुनकर उसके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। उसने घूरकर आरजू की तरफ देखा। सभी जानते थे कि आरजू हमेशा से सबके साथ बदतमीजी से बात करती है, पर उसके फैमिली बैकग्राउंड की वजह से कोई उससे कुछ नहीं करता था। आखिर वह द ग्रेट बिजनेसमैन जस्ट बात मल्होत्रा की इकलौती बहन जो थी। अखिल को अपनी तरफ घूरते हुए देखकर आरजू ने एटीट्यूड से कहा, मिस्टर अखिल श्रीवास्तव, लगता है आपको मेरी बात सुनाई नहीं दिया, फिर आपके कानों में कुछ प्रॉब्लम है। एहसास को आपसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए आप यहां से दफा हो सकते हैं। आरजू की बात पर इस बार अकेले थोड़े गुस्से से कहा, आरजू मैं जानता हूं कि तुम मल्होत्रा परिवार की इकलौती बेटी हूं, पर इसका यह मतलब नहीं कि तुम हर किसी के साथ बदतमीजी से बात करो। मैं भी कोई ऐरा गहरा नहीं हूं, मैं भी श्रीवास्तव परिवार का इकलौता बारिश हूं। और रही बात एहसास की, तो अगर उसे मेरे साथ बात नहीं करनी तो वह खुद कह देगी, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। आरजू जो कि हमेशा से सबके साथ बदतमीजी से बात करती थी, जब उसने देखा कि अखिल उसके साथ किस तरह से बात करता है, उसने गुस्से से कहा, मिस्टर अखिल श्रीवास्तव, आरजू मल्होत्रा पर अपना रौब जमाने की कोशिश भी मत करना। और रही बात बदतमीजी की, तो सब जानते हैं कि मैं बदतमीज हूं और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं जैसी हूं वैसे ही रहूंगी। एहसास जो कि अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए अब तक चुप थी, उसने जब देखा कि आरजू बेफिजूल में ही अखिल से लड़ाई कर रही है, उसने आरजू को बाजू से पकड़कर गुस्से से कहा, आरजू तुम क्यों लड़ाई कर रही हो? अखिल जो कि एहसास के बोलने का वेट कर रहा था, एहसास की वह प्यारी सी खनकती हुई आवाज सुनकर उसे अपने दिल में सुकून महसूस हुआ। वह हमेशा से जानता था कि बाकी लड़कियों की तरह एहसास को भी उसे पर क्रश है और उसे भी कहीं ना कहीं एहसास पसंद थी, पर वह फिलहाल अपनी स्टडीज पर फोकस करना चाहता था। इसलिए उसने ना तो कभी अपने दिल की बात खुद एहसास को बताए, ना ही एहसास के ज्यादा क्लोज जाने की कोशिश की। पर पिछले 1 हफ्ते से जब उसने एहसास को कॉलेज में नहीं देखा, उससे बेचैनी होने लगी, उसे एहसास की याद आने लगी। और आज 1 महीने बाद अपने सामने एहसास को देखकर उसे जो सुकून महसूस हुआ, उसे वह शब्दों में बयां नहीं कर सकता था। इसलिए आज वह फाइनली एहसास से सामने से बात करने के लिए आ ही गया। आरजू को समझने के बाद एहसास ने अखिल की तरफ देखकर छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, वह एक्चुअली हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए हम घर पर ही ऑनलाइन स्टडीज कर रहे थे। एहसास की बात सुनकर अकेले मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा तो ऐसी बात थी, वैसे आप तुम्हारी तबीयत कैसी है? अखिल की बात सुनकर एहसास ने छोटी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, अब हम बिल्कुल ठीक है, इसलिए आज से हम कॉलेज वापस आना स्टार्ट कर रहे हैं।
वह दोनों बात कर ही रहे थे, वहीं उन दोनों को बात करते हुए देखकर आरजू को गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे एहसास उसके भाई जज्बात को चीट कर रही हो। उसने घूरकर अखिल की तरफ देखा और फिर एहसास का हाथ पकड़ते हुए कहा, एहसास चलो हमें क्लास के लिए देर हो रही है। कहते हुए को बिना एहसास की बात सुने उसको खींचते हुए वहां से लेकर जाने लगी। वही एहसास ने उसे रोक नहीं, क्योंकि वह भी अखिल से ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी। साक्षी भी उन दोनों के साथ साथ है क्लास की तरह अपने कदम बढ़ने लगी। वहीं अखिल ने जब एहसास को जाते हुए देखा, उसने घूरकर आरजू की तरफ देखा और मन ही मन कहा, यही मेरे प्यार की दुश्मन है, पता नहीं कौन से ग्रह से आए हैं। ये डायन लड़कों की तरह बिहेव करती है, ना खुद अपना घर बस आएगी ना दूसरों को बसाने देगी। अगर यह मल्होत्रा परिवार की बेटी ना होती तो अच्छा सबक सिखा दे इसे। अकेले मन ही मन सोच और वह भी अपने क्लास की तरफ चला गया, क्योंकि आरजू के पीछे मल्होत्रा सरनेम लगने की वजह से वह चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। किसी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह मल्होत्रा परिवार के किसी भी शख्स को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोच भी सके, ऐसा करना तो दूर की बात थी। वही क्लास की तरफ जाते हुए आरजू एहसास का हाथ खींच रही थी। एहसास बेचारी हैरानी से आरजू की तरफ देख रही थी। उसने कहा, आरजू धीरे से, हमें दर्द हो रहा है। एहसास की बात सुनकर आरजू ने पलटकर उसे गुस्से से देखते हुए कहा, अच्छा तुम्हें दर्द हो रहा है। उसे अखिल के साथ बात करने में तो तुम्हें बड़ी खुशी हो रही थी, अब जब मैं तुम्हें क्लास के लिए लेकर जा रही हूं तो तुम्हें दर्द हो रहा है। आरजू की बात पर नाराजगी महसूस करके एहसास ने कहा, आज तुम हमसे गुस्सा हो क्या? एहसास ने छोटा सा चेहरा बनाते हुए आरजू से पूछा। वही एहसास की बात पर आरजू ने गुस्से से कहा, तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे गुस्सा हूं? आरजू की बात सुनकर एहसास ने बच्चों की तरह अपना सर हाँ में हिला दिया। उन दोनों को देखकर साक्षी ने हंसते हुए एहसास को अपनी तरफ पलटा और उसके गाल खींचते हुए कहा, माय इनोसेंट क्वीन, वह सच में गुस्सा है और तुम्हें लग रहा है कि शायद वह गुस्सा है। कहते हुए साक्षी हंसने लगी। वही साक्षी की बात सुनकर एहसास ने पलटकर आरजू की तरफ देखा, जो कि और भी ज्यादा गुस्से में लग रही थी। एहसास ने कहा, पर तुम गुस्से में क्यों थी? एहसास की बात पर आरजू कुछ कहती इससे पहले ही उनके क्लास स्टार्ट होने की बेल बज गई। बेल बजाने की आवाज सुनकर एहसास ने कहा, तुम बाद में बताना, पहले चलो वरना आज भी हमारी क्लास छूट जाएगी। वैसे भी टीचर्स हमें बहुत डांट पड़ने वाले हैं, आखिर हम पूरे 1 महीने के बाद कॉलेज आए हैं। कहते हुए एहसास आरजू और साक्षी का हाथ पकड़कर दौड़ते हुए क्लास की तरफ जाने लगी। दोपहर तक उनकी 3 क्लास हो चुकी थी और इस वक्त तीनों कैंटीन में बैठी हुई थी। आरजू गुस्से से अभी भी एहसास को घूर रही थी। एहसास बेचारी घबराई हुई नजरों से आरजू की तरफ देख रही थी। आरजू ने कहा, तुम अखिल से बात क्यों कर रही थी? तुम भूल गई कि तुम मेरी भाभी हो? भले ही तुम कॉलेज में किसी को नहीं बताना चाहती कि तुम शादीशुदा हो, पर तुम्हें ये बात नहीं भूलनी है। आरजू की बात सुनकर एहसास ने मासूम से बच्चे की तरह अपना चेहरा बनाते हुए कहा, आरजू हम तो उसके साथ बस एक दोस्त की तरह बात कर रहे थे, अब क्या हम किसी लड़के के साथ भी बात नहीं कर सकते? क्या तुम्हें हम पर इतना भी भरोसा नहीं है? कहते हुए एहसास की आंखें गीली हो गई। उसे लग रहा था कि आरजू उससे पर शक कर रही है। वही एहसास की बात सुनकर और उसकी आंखों में पानी देखकर आरजू को भी एहसास हो गया कि वह ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। उसने जल्दी से घबराते हुए आरजू को अपने सीने से लगाते हुए कहा, अरे मेरी जान, सॉरी सॉरी, तू जानती है ना मैं कितनी पागल हूं, मैं ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी। आखिर इतनी प्यारी और ब्यूटीफुल भाभी को खोने का डर किसी नहीं लगेगा। आरजू की बात सुनकर एहसास ने उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखा और कहा, तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम अच्छे से जानते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं। हम अपनी शादी को हमेशा से ईमानदारी से निभाते आए हैं और मरते दम तक निभाएंगे, इसलिए तुम बेफिक्र हो। जो एहसास की बात सुनकर आरजू के फेस पर भी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद तीनों वापस अपनी क्लास में चली गई। साक्षी और आरजू की 2 क्लास अलग थी और एहसास की अलग, इसलिए वह दोनों अपनी क्लास अटेंड करने के लिए चली गई। एहसास इस वक्त अपने क्लास में अपने बेंच पर अकेली बैठी हुई थी और क्लास ध्यान से अटेंड कर रही थी। क्लास खत्म होते होते एहसास काफी ज्यादा थक चुकी थी, क्योंकि आज 1 महीने के बाद उसने क्लासेस अटेंड की थी, इसलिए उसे आलस आ रहा था। एहसास के बगल में ही एक लड़का बैठा हुआ था जो कि एहसास का पुराना क्लासमेट था। उसने एहसास की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, नाइस टू मीट यू एहसास, आज 1 महीने के बाद तुम्हें देखकर काफी अच्छा लग रहा है। एहसास ने पलटकर उसकी तरफ देखा, यह निखिल था। निखिल एक चश्मिश लड़का था जो कि पढ़ाई में काफी तेज था। निखिल का भी बिहेवियर एहसास को हमेशा से ही पसंद था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू निखिल। निखिल और एहसास की क्लास जल्दी खत्म हो गई, इसलिए वह दोनों क्लास से निकलकर ग्राउंड की तरफ जाने लगे। आरजू और साक्षी की क्लास अभी भी खत्म नहीं हुई थी। निखिल और एहसास पढ़ाई को लेकर कुछ बातें कर रहे थे। एहसास उससे बाकी दोनों क्लासेस की नोटिस मांग रही थी। निखिल ने भी खुशी खुशी अपने नोटिस एहसास को दे दिए थे। दोनों चलते चलते कॉलेज के गेट के बाहर आ गए। एहसास ने साक्षी और आरजू को भी यही आने के लिए मैसेज कर दिया था। निखिल और एहसास हंसते हुए बात कर रहे थे, तभी अचानक से उनके सामने कोई आकर खड़ा हो गया। निखिल ने जैसे ही अपना चेहरा ऊपर उठाकर देख सामने खड़े अखिल को देखकर वह घबराने लगा। निखिल अखिल का ही छोटा भाई था।
निखिल को घबराते हुए देखकर अखिल ने स्ट्रिक्ट आवाज में कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? क्लास खत्म हो चुके तो तुम घर क्यों नहीं गए? निखिल, जो कि अखिल को देखते ही घबराने लगा था, उसे बेचारे के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। ये देखकर एहसास ने कहा, अखिल, वह निखिल बस हमसे बात कर रहा था, हमें उससे कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स चाहिए थे, हम वही मांग रहे थे, आप प्लीज उसे मत डांटो। एहसास की बात सुनकर अखिल के फेस पर स्माइल आ गई। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है। निखिल ने देखा कि अखिल एहसास के साथ बात कर रहा है। उसने कहा, भाई मैं घर चलता हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है। इतना कहकर निखिल वहां से तेजी से निकल गया। वहीं आप एहसास के सामने अखिल था। एहसास को काफी ऑकवर्ड फील हो रहा था, इसलिए वह यहाँ वहां देख रही थी। अखिल ने कहा, चलो हम वहां पर खड़े होकर बात करते हैं, यहाँ से स्टूडेंट आ रहे हैं, उन्हें प्रॉब्लम होगी। अखिल की बात सुनकर एहसास ने कुछ नहीं कहा और उसके साथ गेट के सामने से हटकर थोड़ा साइड में आ गई। खेल ने कहा, वैसे एहसास, इस एक महीने में मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। एहसास, जो कि अपना चेहरा नीचे झुकाकर अपने निचले होंठ को काट रही थी, अखिल की बात सुनकर वह हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। हैरानी की वजह से उसकी बड़ी बड़ी आंखें और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जिन्हें देखकर अखिल ने खुद से कहा, कितनी खूबसूरत आंखें हैं तुम्हारी, बिल्कुल किसी सपनों की राजकुमारी की तरह। एहसास अभी भी हैरानी से अखिल को ही देख रही थी। कभी एहसास को पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। एहसास नहीं जल्दी से पलट कर देखा, पर इसी चक्कर में पीछे रखे हुए पत्थर से उसकी सैंडल फिसल गई और वह गिरने को हुई। इस वक्त अखिल ने एहसास को पकड़ लिया। पीछे से किसी और ने नहीं, साक्षी और आरजू ने एहसास को आवाज दी थी। उन दोनों ने जब अखिल की बाहों में एहसास को देखा, दोनों के चेहरे पर गुस्सा नजर आने लगा। वहीं दूर कोई था जो कि अपनी गुस्से भरी नजरों से उन दोनों को ही देख रहा था। उसकी नजरें अखिल के हाथों पर ही थी, जो कि इस वक्त एहसास को होल्ड करके उसकी कमर के इर्द गिर्द लपेटी हुई थी। चैप्टर 29, जज्बात की पजेसिवनेस। इस वक्त अखिल ने एहसास को अपनी बाहों में लिया हुआ था। वही एहसास घबराई हुई थी और डर की वजह से उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। वहीं उनसे कुछ दूरी पर इस वक्त जज्बात अपनी गाड़ी में बैठा गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। यही हाल आरजू और साक्षी का था। उन दोनों को भी एहसास को अखिल की बाहों में देखकर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि उनके लिए उनके जज्बात भाई सब कुछ थे। आरजू और साक्षी गुस्से से उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। उसी वक्त जज्बात गुस्से से अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर नीचे आ गया। इस वक्त उसने सनग्लासेस लगाए हुए थे, जो कि गुस्से की वजह से उसने निकालकर फेंक दिया था। उसकी आंखें गुस्से से इतनी डरावनी लग रही थी कि अगर एहसास एक बार उसकी आंखों को देख ले तो डर के मारे ही बेहोश हो जाए। वह तेजी से उन दोनों की तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। आरजू और साक्षी को यहाँ पर जज्बात है, इस बात का एहसास ही नहीं था। वहीं अखिल अपनी बाहों में खूबसूरत सी लड़की को देख रहा था, जिसकी आंखें बंद थी। एहसास की बंद पलकों को देखकर अखिल को ऐसा लग रहा था कि यह वक्त यहीं पर ठहर जाए और एहसास हमेशा इसी तरह से उसकी बाहों में रहे। अभी अखिल ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसके मुंह पर एक जोरदार मुक्का पड़ा। मुक्का इतना जोरदार था कि अखिल का पूरा सर चकरा गया। वही एहसास, जो कि अखिल की बाहों में घबराई हुई थी, अचानक से उसे महसूस हुआ कि वह किसी और की बाहों में है। एहसास इस टच को अच्छे से पहचानती थी। उसने जल्दी से अपनी आंखें खोलकर देखा तो सामने जज्बात खड़ा था। जज्बात ने एहसास को अपनी बाहों में लिया हुआ था और अपनी गुस्से से लाल आंखों से अखिल को देख रहा था। वहीं अखिल का सर इस कदर घूम रहा था कि उसने अपना चेहरा ऊपर उठाकर एक बार भी जज्बात की तरफ नहीं देखा था। वहीं आरजू और साक्षी भी जज्बात को इस वक्त यहाँ पर देखकर हैरान थी, पर उन दोनों ने जज्बात का गुस्सा देखकर उसके पास जाने की हिम्मत भी नहीं की, क्योंकि वह दोनों अच्छे से जानती थी कि जब जज्बात को गुस्सा आता है, किसी की भी हिम्मत नहीं होती है उसके गुस्से को कंट्रोल करने की या फिर उसके सामने जाने की। जज्बात ने अपनी बाहों में एहसास की तरफ देखा, जो कि अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे ही देख रही थी। जज्बात ने गुस्से से उसे खड़ा करके साइड में किया और तेजी से अखिल की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। अखिल खुद को संभाल पाता इससे पहले ही एक जोरदार मुक्का दोबारा उसके मुंह पर लगा। इस बार अखिल सीधा जमीन पर गिर गया। वहीं कॉलेज के बाहर के सभी स्टूडेंट्स इन लोगों को ही देखने लगे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। कॉलेज के सबसे फेमस लड़के अखिल को इस तरह से कौन पीट रहा है, किसी की समझ में नहीं आ रहा था। पर सामने जो शख्स था उसका ऑरा इतना डरावना था कि किसी ने अखिल को बचाने की हिम्मत नहीं की। ज्यादातर स्टूडेंट्स घर जा चुके थे, क्योंकि एक लास्ट क्लास बची थी। वहां पर गिने चुने 20 स्टूडेंट मौजूद थे, जो कि जज्बात को नहीं पहचानते थे। जज्बात की काफी कम फोटोज ही मीडिया में आई हुई थी। लोग उसका नाम तो जानते थे, पर वह कैसा दिखता है ये काफी कम लोगों को पता था। अखिल को जमीन पर गिराने के बाद भी जज्बात का गुस्सा कम नहीं हुआ। उसने अखिल के पास घुटनों के बल बैठकर उसकी कॉलर को पकड़कर चिल्लाते हुए कहा, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को छूने की? इन्हीं हाथों से छुआ था ना तूने उसे?
कहते हुए जज्बात ने अपने पैरों को अखिल के हाथों पर रख दिया और अपने शूज को उसके पैरों पर रगड़ने लगा। अखिल के मुंह से दर्द भरी चीखें निकलने लगी। वही एहसास जो कि डर हैरानी से ये सब कुछ देख रही थी। जज्बात की यह क्रूएलिटी देखकर उसकी आंखों से झरकर आंसू बहने लग। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, यह ऐसा कैसे कर सकते हैं? कहते हुए एहसास जज्बात की तरफ अपने कदम बढ़ने लगी। हालांकि उसे डर लग रहा था, पर वह इस तरह से अखिल को मार खाते हुए नहीं देख सकती थी। इसकी वजह ये नहीं थी कि वह अखिल से पहले प्यार करती थी, बल्कि इसमें अखिल की कोई गलती नहीं थी। वह गिरने वाली थी। अगर अखिल ने उसे नहीं बचाया होता तो शायद अब तक उसकी कमर में उसे चोट लग चुकी होती। यही सोचकर एहसास जज्बात के पास गई। जज्बात गुस्से से अखिल के ऊपर एक और बार पंच मारने वाला था। तभी पीछे से एहसास ने उसे कमर से पकड़ते हुए कहा, प्लीज उसे छोड़ दीजिए। एहसास की टच को महसूस करते ही जज्बात के हाथ रुक गए। हालांकि वह जानता था कि यह लड़का उसकी बीवी उसकी एहसास को पसंद करता है। यहां तक कि जज्बात को यह भी पता था कि एहसास के दिल में अखिल के लिए फीलिंग्स है, क्योंकि जज्बात ने एहसास की सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी। ये सोच कर उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था कि उसकी बीवी अपने पहले प्यार की बाहों में कितने सुकून से थी। पर इस वक्त उसने एहसास के लिए खुद को कंट्रोल किया हुआ था। उसको इतना गुस्सा आ रहा था कि उसके हाथ पैर कांप रहे थे। वही जज्बात को रुकता हुआ देखकर आरजू और साक्षी भी दौड़ते हुए उसके पास आ गई। उन दोनों ने कहा, भाई प्लीज यहां से चलिए, यहां पर तमाशा हो रहा है, सब लोग हमें ही देख रहे हैं। आरजू की बात सुनकर जज्बात ने घूरकर चारों तरफ देखा। उसकी डरावनी नजर देखकर जो स्टूडेंट वहां पर खड़े थे वहां से रफू चक्कर हो गए। वहीं अखिल की हालत खराब हो गई थी। जज्बात ने उसे गुस्से से देखते हुए कहा, अगली बार से अगर तूने मेरी एहसास मेरी बीवी को छूने की कोशिश भी की तो तेरे हाथ पैर तोड़कर तुझे अपाहिज बनाने से पहले मैं एक बार भी नहीं सोचूंगा। कहते हुए जज्बात ने एहसास के हाथ को मजबूती से पकड़ा और उसे खींचता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ ले जाने लगा। उसने एक बार भी एहसास के चेहरे की तरफ नहीं देखा था। एहसास का चेहरा रो रो कर लाल हो चुका था और जज्बात ने इतनी मजबूती से उसका हाथ पकड़ा था कि एहसास को दर्द हो रहा था। पर उसने अपने मुंह से एक आवाज भी नहीं निकाली, क्योंकि उसे डर था कि कहीं उसकी आवाज सुनकर जज्बात उस पर और ज्यादा गुस्सा ना करे। वही जज्बात का गुस्सा देखकर आरजू और साक्षी ने भी उन्हें नहीं रोका और वह दोनों दूसरी गाड़ी में बैठ गई। जज्बात ने अपनी गाड़ी का पिछला दरवाजा खोलकर एहसास को अंदर धक्का दे दिया और खुद भी अंदर बैठ गया। उन दोनों के बैठते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी और गाड़ी तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ने लगी। गाड़ी के अंदर शांति थी और जज्बात गुस्से से अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। वही एहसास रोते हुए जज्बात की तरफ देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने रोते हुए कहा, आप हमसे गुस्सा है, उसकी गलती नहीं थी वह तो। एहसास ने इतना कहा ही था कि जज्बात ने पलटकर एहसास को सीधा सीट पर लिटा दिया और खुद उसके ऊपर आ गया। उसने गुस्से से कहा, बीवी मैंने कहा था ना, मुझे तुम्हारे आसपास मेरे अलावा कोई और मर्द बर्दाश्त नहीं है। फिर भी तुमने मेरी बात को इग्नोर कैसे किया? जवाब दो। कहते हुए जज्बात ने एहसास के चेहरे को मजबूती से पकड़ लिया। वही जज्बात का पुराना वाला गुस्सा देखकर एहसास फूट फूट कर रोने लगी। उसे जज्बात के इस रूप से हद से ज्यादा डर लगता था और इस वक्त जज्बात का वही रूप उसके सामने था। एहसास को इस तरह से रोते हुए देखकर जज्बात ने अपनी आंखें बंद की और अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगा। पर आज वह चाहकर भी अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। उसने एहसास को एक नज़र देखा और उसके ऊपर से खड़ा हो गया। वहीं एहसास अभी भी सीट पर लेटी हुई थी और फूट फूट कर रो रही थी। वही जज्बात अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था। एहसास ने रोते हुए कहा, सच में उसकी गलती नहीं थी, हम गिरने वाले थे इसलिए उसने हमें पकड़ लिया, वरना हमें चोट लग जाती। एहसास की बात सुनकर भी जज्बात ने उसकी तरफ नहीं देखा। जज्बात को खुद को इस तरह से इग्नोर करते हुए देखकर एहसास को अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे जज्बात बिल्कुल पहले की तरह उसके साथ बिहेव करने लगेगा। जैसे वह पहले उससे नफरत करता था, अभी भी उससे नफरत करने लगेगा। ये सोचकर एहसास फूट फूट कर रो रही थी। वही उसके रोने की आवाज सुनकर जज्बात का गुस्सा शांत हो रहा था, पर बार बार यह सोचकर कि उसकी बीवी उसकी जज्बात को किसी और ने हाथ लगाया। जज्बात जो अभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, उसने एहसास को सीट पर वापस बिठाकर अपनी आवाज को जितना हो सके उतना शांत करते हुए कहा, बीवी इस वक्त मेरा दिमाग बहुत खराब है, इसलिए रोना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हें शांत करने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूं।
जज्बात की बात सुनकर एहसास ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया और अपना रोना कंट्रोल करने की कोशिश करने लगी, पर उसके मुंह से अभी भी सिसकियां निकल रही थी। उसे देखकर जज्बात ने अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस ली और अपने बालों को खींचने लगा। उसने खुद से कहा, जज्बात, तू किसी और का गुस्सा अपनी बीवी पर कैसे निकल सकता है? तेरी एहसास इनोसेंट है, जिसने 3 साल तेरा टॉर्चर बर्दाश्त करने के बाद भी तुझे नहीं छोड़ा। वह तुझे धोखा कभी भी नहीं देगी। जज्बात, खुद को संभाल, तू इस तरह से एहसास पर गुस्सा नहीं कर सकता। तूने खुद से प्रॉमिस किया था कि तू अपनी वजह से एहसास को कभी नहीं रोने देगा। जज्बात खुद से ही यह बातें कह रहा था ताकि वह अपने गुस्से को कंट्रोल कर सके। वही एहसास उसकी बंद आंखों को देखकर खुद को रोने से नहीं रोक पा रही थी। उसने खुद से कहा, हमने कुछ नहीं किया, फिर भी आप हम पर गुस्सा कर रहे हो। आप हमसे कभी प्यार नहीं करते थे और ना ही कभी करोगे। आप हमेशा हमसे नफरत करते थे और अभी भी करोगे। कहते हुए वह अपनी आंसू भरी आंखों से जज्बात की तरफ देखने लगी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी मल्होत्रा मैंशन के सामने आकर रुकी। जज्बात ने एहसास की तरफ देखा। अब तक उसने जैसे तैसे खुद को शांत कर लिया था, पर अभी भी यह सोचकर कि उसकी बीवी की बॉडी पर किसी और की छुअन है, वह पूरी तरह से शांत नहीं हो पाया था। उसने एहसास का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी से बाहर निकालते हुए कहा, बिजी चलो। कहते हुए वह एहसास का हाथ पकड़कर उसे सीधा ऊपर अपने रूम में लेकर आ गया। रूम में आते ही एहसास ने घबराई हुई नजरों से जज्बात की तरफ देखा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि जज्बात के दिमाग में क्या चल रहा है। जज्बात ने उसके चेहरे को देखा और उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, बीवी, मैं जानता हूं कि तुम्हारी गलती नहीं है, पर यह सोचकर कि तुम्हें किसी और ने छुआ, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। इसलिए प्लीज जाकर शावर ले लो और याद रखना, मुझे तुम्हारी बॉडी से मेरे अलावा किसी और की स्मेल नहीं आनी चाहिए, ना ही किसी और की छुअन का एहसास होना चाहिए। प्लीज खुद को क्लीन करो। कहते हुए जज्बात ने एहसास को बाथरूम में जाने का इशारा किया। वहीं जज्बात की बात सुनकर एहसास तेजी से बाथरूम में चली गई। वही जज्बात एहसास के जाने के बाद गुस्से से अपने बाल खींचने लगा। उसने गुस्से से खुद से कहा, जज्बात, तू इस तरह से अपनी एहसास को तकलीफ कैसे पहुंचा सकता है? तेरी वजह से आज वह कितना रो रही थी, उसे कितनी तकलीफ हो रही होगी तेरे इस बिहेवियर से। जज्बात खुद को ही समझ रहा था। एक तरफ उसका दिल था जो कि जज्बात के आंसू देखकर पिघल रहा था, वहीं दूसरी तरफ उसका दिमाग जो कि यह सोचकर कि उसकी बीवी अपने पहले प्यार की बाहों में थी। अभी भी उसका दिमाग उसे यही कह रहा था कि उसका गुस्सा जायज है। दिल और दिमाग के बीच में जज्बात बुरी तरह से उलझ चुका था। वही बाथरूम में एहसास रोते हुए शावर के नीचे खड़ी होकर खुद को रगड़ रगड़ कर साफ कर रही थी। उसने अपने सारे कपड़े निकाल दिए थे। इस वक्त वह बस अपने इन कपड़ों में शावर के नीचे खड़ी थी। एहसास जज्बात का गुस्सा और उसकी बातें याद करके अपनी बॉडी को रगड़ रही थी। ज्यादा रगड़ने की वजह से उसकी बॉडी रेड पड़ चुकी थी, पर फिर भी एहसास रुकने को तैयार नहीं थी। उसने रोते हुए कहा, हम खुद को अच्छे से क्लीन कर लेंगे ताकि आप हमसे नफरत ना करो। हमें आपकी नफरत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हमें बस आपका प्यार चाहिए। उसके लिए हमें जो करना पड़े हम करेंगे। कहते हुए वह खुद को और ज्यादा रगड़ रगड़ कर साफ करने लगी। उसकी पूरी गोरी गोरी बॉडी इस वक्त खून की तरह लाल हो गई थी, पर फिर भी वह खुद को साफ कर रही थी। एहसास बार बार एक ही बात रिपीट कर रही थी कि हम आपकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही जज्बात अब तक अपने रूम में बैठकर एहसास के आने का इंतजार कर रहा था। उसने जब देखा कि अब तक एहसास को अंदर जाकर 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो गया है और एहसास बाहर नहीं आई है, उसे घबराहट होने लगी। वह घबराते हुए बाथरूम के दरवाजे पर आया। उसने दरवाजे पर खटखटाते हुए कहा, एहसास, क्या कर रही हो तुम? इतनी देर क्यों लग रही है? अब तक तुम बाहर क्यों नहीं आई? जज्बात ने बार बार दरवाजे पर मारा, पर अंदर से कोई जवाब नहीं आया। अब जज्बात को घबराहट हो रही थी। घबराहट की वजह से उसकी सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। उसने चिल्लाते हुए कहा, एहसास, दरवाजा खोलो। चैप्टर 30 जज्बात का दर्द। जज्बात लगातार दरवाजे पर मार रहा था, पर अंदर से एहसास कोई जवाब नहीं दे रही थी। अब जज्बात को घबराहट हो रही थी। उसने घबराते हुए कहा, एहसास, आई एम सॉरी बीवी, मैं जानता हूं कि मैं तुम पर बहुत गुस्सा किया। प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम जो कहोगी मैं करूंगा। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे इस तरह से डराओ मत। कहते हुए जज्बात और भी ज्यादा घबराते हुए दरवाजे पर खटखटाने लगा। उसकी आंखों के सामने रिबर्थ से पहले एहसास का पहाड़ी से नीचे गिरना और उसकी आखिरी अलविदा कहना याद आ रहा था। एहसास को खोने के ख्याल भर से ही जज्बात को ऐसा लगा जैसे उसकी सांसें थम जाएंगी।
काफी देर तक भी जज्बात की खटखटाना का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर जज्बात ने घबराते हुए अपने बल खींच और खुद से कहा मैं क्या करूं कहते हुए वह बाथरूम के बाहर चक्कर लगाने लगा। तभी उसे याद आया कि उसके पास बाथरूम की चाबी है। ये याद आते ही जज्बात में खुद से कहा मैं इतना स्टूपिड कैसे हो सकता हूं कहते हुए वह जल्दी से रूम में भागता हुआ आया और चाबी ढूंढने लगा। कुछ ही देर में उसे चाबी मिल गई। जज्बात ने जल्दी से चाबी ली और बाथरूम के दरवाजे के पास आ गया। उसकी धड़कनें काफी तेज चल रही थी। उसे डर लग रहा था कि अंदर वह कुछ ऐसा ना देख ले जिसे देखने के बाद वह खुद को संभाल न पाए। जज्बात ने घबराते हुए दरवाजा खोल दरवाजा खोल। दरवाजा खोलते ही अंदर का नजारा देखकर जज्बात ने चिल्लाते हुए कहा एहसास कहते हुए वह दौड़ता हुआ बाथरूम के अंदर आया। अंदर आते ही उसने देखा कि शावर के नीचे एहसास सिर्फ अपने इन कपड़ों में बैठकर अपनी बॉडी को रगड़ रगड़ खुद को साफ कर रही थी। उसकी बॉडी खून की तरह लाल हो गई थी और उसकी आंखें भी आधी बंद होने को आई थी। वह धीरे धीरे कुछ कह रही थी जो कि जज्बात दूर से सुन तो नहीं पाया था, पर एहसास को इस हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। जज्बात की आवाज सुनकर भी एहसास ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, या फिर शायद उसे उसकी आवाज सुनाई ही नहीं दी। वह बार बार एक ही बात कह रही थी मैं सिर्फ अपने जज्बात की हूँ, वह मुझे दोबारा नफरत नहीं करेंगे, मैं खुद को अच्छे से क्लीन कर लूंगी कहते हुए वह अभी भी खुद को रगड़ रही थी। जज्बात रोते हुए एहसास के सामने घुटनों के बल बैठ गया। एहसास भी इस वक्त जमीन पर बैठी हुई थी। उसने एहसास को खींचकर अपने सीने से लगा लिया। अचानक से किसी के खींचने की वजह से एहसास ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा छोड़ो मुझे, मुझे सिर्फ मेरे जज्बात छू सकते हैं कहते हुए वह दोबारा खुद को रगड़ने लगी। ये देखकर जज्बात ने रोते हुए उसका छोटा सा चेहरा अपने हाथों में भरकर आंसू भरी आंखों से उसकी तरफ देखते हुए कहा एहसास यह मैं हूं तुम्हारा जज्बात, मेरी तरफ देखो। एहसास जो कि जज्बात के गुस्से की वजह से बहुत ही ज्यादा घबरा गई थी। जज्बात की आवाज सुनकर उसने अपनी लाल आंखों से उसकी तरफ देखा। इतनी देर से पानी के नीचे रहने की वजह से एहसास की बॉडी के साथ उसकी आंखें भी लाल हो चुकी थी। जज्बात को देखते ही उसने रोते हुए कहा अब आप मुझसे नफरत तो नहीं करोगे ना। एहसास की बात सुनकर जज्बात को अपने दिल में दर्द महसूस होने लगा। अब उसे समझ आ रहा था कि उसके गुस्सा करने की वजह से एहसास इतनी ज्यादा डर गई है कि उसे अब डर लग रहा है कि कहीं जज्बात पहले की तरह उससे नफरत न करने लगी। यह सोचते ही जज्बात ने एहसास को मजबूती से अपने सीने से लगा लिया और उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। जज्बात के होठों की छुअन अपने चेहरे पर महसूस करके एहसास जो कि बहुत ही ज्यादा थकी हुई थी उसने सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी बॉडी धीरे धीरे ढीली पड़ रही थी। जज्बात इस वक्त एहसास की कंडीशन देखकर इतना ज्यादा दर्द में था कि उसने यह बात महसूस ही नहीं की। वह बस एहसास को किस करके यह एहसास दिलाना चाहता था कि जज्बात उससे नफरत नहीं करता है। कुछ देर बाद किस करते करते जज्बात को एहसास हुआ कि एहसास की बॉडी ढीली पड़ गई है। यह महसूस करके जज्बात ने घबराते हुए एहसास का चेहरा देखा। उसका चेहरा और उसकी पूरी बॉडी रेड हो चुकी थी। जज्बात में घबरा कर उसके गालों को तब दबाते हुए कहा एहसास क्या हुआ, आंखें खोलो, देखो बेबी प्लीज मुझे डराओ मत, मुझ पर गुस्सा करना है कर लो पर प्लीज अपने जज्बात को माफ कर दो कहते हुए जज्बात एहसास के चेहरे को हिलाने की कोशिश करने लगा, पर एहसास ने अपनी आंखें नहीं खोली। शायद वह बेहोश हो चुकी थी। जज्बात ने घबराते हुए उसे जल्दी से अपनी गोद में उठाया और बाथरूम से बाहर आ गया। उसने एहसास को लाकर बेड पर लिटा दिया और जल्दी से उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसे गर्माहट पहुंचने की कोशिश करने लगा। जज्बात ने जल्दी से रूम का हीटर भी ऑन कर दिया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एहसास इस वक्त सिर्फ अपने इन कपड़ों में थी और जज्बात ने आज से पहले उसने कभी एहसास को इस तरह से नहीं देखा था, इसलिए उसे एहसास के कपड़े चेंज करने में घबराहट भी हो रही थी और यह भी लग रहा कि अगर उसने इस वक्त एहसास के कपड़े चेंज नहीं किया तो शायद एहसास को निमोनिया हो जाएगा। कुछ सोचकर जज्बात ने अपनी आंखें बंद की और कहा आई एम सॉरी बीवी, मुझे पता है कि शायद तुम्हें मेरी यह हरकत बुरी लगेगी पर मेरे पास इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। कहते हुए जज्बात ने पूरे रूम की लाइट्स ऑफ कर दिए और ब्लैंकेट के अंदर से ही एहसास के कपड़े चेंज करने लगा। उसके हाथ एहसास के कपड़े निकालते हुए कंप कर रहे थे। ना चाहते हुए भी उसके हाथ एहसास की सॉफ्ट सी बॉडी को टच करते ही जज्बात को अपनी बॉडी में गर्मी पैदा होती हुई महसूस हो रही थी। जज्बात ने एक नज़र एहसास के चेहरे की तरफ देखा और अपनी आंखें बंद करके खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करने लगा। कुछ देर बाद जज्बात ने अंधेरे में ही एहसास के कपड़े चेंज करके उसे एक ब्लैक कलर की अपनी शर्ट पहना दी थी। जज्बात के माथे से पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसने अपना पसीना साफ करके रूम की लाइट्स ऑन कर दी। अब उसने एहसास के ऊपर से ब्लैंकेट हटाकर उसकी बॉडी को टच करके देखा तो एहसास की बॉडी गर्म हो रही थी। जज्बात को अब घबराहट हो रही थी। एहसास की पूरी बॉडी पर रगड़ रगड़ कर साफ करने की वजह से अभी भी रेड निशान थे, जिसे देखकर जज्बात में जल्दी से अपना मोबाइल निकालकर अर्जुन का नंबर डायल कर दिया। दूसरी तरफ अर्जुन जो कि अभी अभी ऑफिस से निकला था, जज्बात का कॉल देखकर उसने खुद से कहा क्या इंसान है ये, ना खुद आराम करता है ना मुझे करने देता है। सैलरी तो मुझे बस 10 to 5 की जॉब करने की मिलती है पर यह आदमी मुझे सुबह से लेकर आधी रात तक काम करता है। हे भगवान, मैंने कौन से पाप किए थे जो यह इंसान मेरा बॉस बना।
भगवान से जज्बात की शिकायत करने के बाद आखिर अर्जुन ने कॉल उठा ही लिया। अर्जुन के कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से जज्बात ने गुस्से भरी आवाज में कहा, इतना टाइम लगता है कॉल उठाने में? जज्बात की गुस्से भरी आवाज सुनकर अर्जुन ने घबराते हुए कहा, सर वह मैं बाथरूम में था इसलिए। कहते हुए अर्जुन चुप हो गया। वही अर्जुन की बात सुनकर जज्बात ने गुस्से से कहा, आई डोंट केयर कि तुम कहाँ थे, अभी के अभी मुझे मुंबई की सारी बेस्ट फीमेल डॉक्टर मेरे घर पर चाहिए। अर्जुन, जो कि जज्बात की गुस्से भरी आवाज सुनकर पहले से ही घबराया हुआ था, मुंबई के बेस्ट डॉक्टर को अभी के अभी मल्होत्रा मेंशन भेजने की बात सुनकर उसने हैरानी से कहा, पर जज्बात सर सभी फीमेल डॉक्टर किस लिए? अर्जुन ने इतना कहा ही था कि जज्बात ने गुस्से से कहा, मुझे तुम्हारी बकवास सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, जितना कहा है उतना करो वरना कल से ऑफिस आने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हुए जज्बात ने कॉल कट कर दिया। जज्बात की बात सुनकर बेचारे अर्जुन ने खुद से कहा, हे भगवान मेरी किस्मत इतनी खराब क्यों है? फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, चल बेटा कुछ भी हो जाए अब तुझे अब अपने शैतान बॉस की बात मानकर सभी फीमेल डॉक्टर को इसके घर पर ट्रांसफर नहीं होगा। अर्जुन ने जल्दी से टाइम देखा तो इस वक्त रात की 7:30 बज रहे थे। उसने खुद से कहा, ऑलरेडी टाइम कर रहा हूं और अभी भी इस शैतान को चैन नहीं है। रात के 8 बजे मल्होत्रा मेंशन जज्बात का रूम। इस वक्त जज्बात के रूम में 10 फीमेल डॉक्टर खड़ी थी। यह मुंबई की सभी बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट और बेस्ट फीमेल डॉक्टर, सभी के चेहरे पर घबराहट के साथ साथ डर भी नजर आ रहा था। जज्बात उनको ऐसे घूर रहा था जैसे उन्हें अंदर तक झांक कर देख रहा हो। जज्बात ने एक फीमेल डॉक्टर जिसकी उम्र 50 साल के आसपास होगी उसकी तरफ देखते हुए कहा, आप देखें मेरी बीवी को। जज्बात के इतना कहते ही तो फीमेल डॉक्टर जो कि मुंबई की सबसे फेमस गायनेकोलॉजिस्ट थी डॉक्टर स्मृति मिश्रा, वह जल्दी से आ गया ही और एहसास को चेक करने लगी। जज्बात ने बाकी सभी की तरफ देखते हुए कहा, तुम सब निकालो बाहर। जज्बात के इतना कहते ही सभी की सभी बाहर चली गई। वही अंदर स्मृति मिश्रा एहसास को देख रही थी। एहसास की बॉडी के निशान देखकर उन्हें लग रहा था जैसे जज्बात में एहसास के साथ जबरदस्ती की होगी। स्मृति मिश्रा को ऐसे आदमियों से सख्त नफरत थी जो कि लड़कियों पर जोर जबरदस्ती आजमाते हैं, चाहे वह उनके हस्बैंड हो या फिर उनके कोई रिश्तेदार। ये जानते हुए भी कि जज्बात कौन है, उन्होंने गुस्से से कहा, मिस्टर मल्होत्रा आपने इनकी क्या कंडीशन कर दी है? उनकी पूरी बॉडी में एक भी जगह ऐसी नहीं बची जहां पर निशान ना हो। उनकी कंडीशन देखकर मुझे कितनी तकलीफ हो रही है कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। माना कि आपकी वाइफ है पर इसका यह मतलब नहीं कि आप उनकी मर्जी के खिलाफ उनके साथ कुछ करेंगे। उन्होंने इतना कहा ही था कि जज्बात ने गुस्से भरी आवाज में कहा, बकवास बंद करो, तुम्हें यहाँ पर जिस काम के लिए बुलाया है वह कम करो और निकलो। जज्बात ने इतनी डरावनी आवाज में ये सब कहा था कि डॉक्टर स्मृति मिश्रा की दोबारा कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। उन्होंने घबराते घबराते एहसास को ट्वीट किया और उसे इंजेक्शन देकर उसकी बॉडी पर एक ऑइंटमेंट अप्लाई कर दिया। उन्होंने अब जज्बात की तरफ बिना देखे अपना चेहरा नीचे झुकाते हुए, ज्यादा देर तक पानी में रहने की वजह से उनकी तबीयत ऐसी हो गई है, शायद रात को इन्हें फीवर आ जाए, पर मैं इंजेक्शन दे दी है और आप अगर फीवर आ जाए तो ये दवाइयां दे देना, उनकी कंडीशन ठीक हो जाएगी। डॉक्टर की बात सुनकर जज्बात ने उन्हें हाथ के इशारे से बाहर जाने के लिए कहा। जज्बात का इशारा देखकर डॉक्टर स्मृति मिश्रा तेजी से रूम से बाहर चली गई। वह तो इसी मौके का इंतजार कर रही थी क्योंकि जज्बात के पास उन्हें घबराहट महसूस हो रही थी। कुछ देर बाद सभी डॉक्टर मल्होत्रा मेंशन से जा चुकी थी। अर्जुन भी उनके साथ ही जा चुका था। अब तक सबको पता चल गया था कि एहसास की तबीयत ठीक नहीं है, पर जज्बात ने किसी को भी अपने रूम में आने से मना किया था। इसी वजह से आरजू, अरमान, अंश और दक्ष चाह कर भी एहसास को देखने के लिए उसके रूम में नहीं जा सकते थे। वही प्रतिभा और चैतन्य तो ये सुनकर काफी खुश हो गए थे कि एहसास की तबीयत ठीक नहीं है। अगर उनका बस चलता तो वह तो उसे जान से ही मार देते, उन्हें तो बस इसी मौके की तलाश थी। वही एहसास और जज्बात के रूम में। जज्बात इस वक्त घुटनों के बल बेड के नीचे बैठा हुआ था। उसने एहसास के दोनों हाथों को अपने हाथ में लिया हुआ था और उसकी आंखों में आंसू थे। डॉक्टर के जाने के बाद जज्बात ने दोबारा एहसास की बॉडी पर निशाने को देखा था। उसके निशान देखकर जज्बात को खुद पर गुस्सा आ रहा था, क्योंकि अगर उसने इतना गुस्सा करके एहसास को नहाने के लिए नहीं भेजा होता तो एहसास खुद के साथ इस तरह से कुछ भी नहीं करती और इस वक्त एहसास उसके सामने हमेशा की तरह हंसते मुस्कुराती खड़ी होती। जज्बात ने उसके हाथों पर किस करते हुए कहा, आई एम सॉरी बीवी, आई नो कि मैं बहुत बुरा हूँ, मुझ में हजार कमियां हैं, फिर भी तुम मुझसे प्यार करती हो, हर वक्त मेरा साथ देती हो और मैं किसी और का गुस्सा तुम पर निकलता हूँ। आई एम रियली रियली सॉरी, बस एक बार ठीक हो जो। एहसास उसके बाद चाहे तो मुझे कोई भी पनिशमेंट क्यों ना दो, मैं तुम्हारी सभी पनिशमेंट भुगतने के लिए तैयार हूँ क्योंकि मैं इसी लायक हूँ। बस एक बार ठीक हो जाओ बीवी, उसके बाद चाहे मुझ पर कितना भी गुस्सा कर लेना, मैं बिल्कुल भी बुरा नहीं मानूंगा। बस एक बार ठीक हो जाओ, तुम्हारे बिना तुम्हारा जज्बात जीने के बारे में सोच भी नहीं सकता। कहते हुए जज्बात आंसू भरी आंखों से एहसास की तरफ देखने लगा। ना ही उसने आज डिनर किया और एहसास तो अभी भी बेहोश थी और दवाइयों के असर की वजह से शायद उसे कल सुबह ही होश आने वाला था। एहसास को सॉरी कहते कहते ही जज्बात बेड के सिरहाने पर अपना सर रखकर रोते रोते ही नींद की आगोश में चला गया। उसने अभी भी एहसास के दोनों हाथों को मजबूती से अपने हाथ में पकड़ के रखा था, जैसे अगर उसने एहसास के हाथों को छोड़ा तो एहसास उसे छोड़कर कहीं भाग जाएगी। जज्बात का दर्द।